ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद इट। एक काम करता हूँ, मैं उन क्वेश्चंस को बाद में लूंगा जो मैंने शुरू किए, जो मैंने लास्ट टाइम दिए थे। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो जैसा हमने देखा था, मतलब जैसा मैंने ग्रुप में लिखा था कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेवी कर्व इनइक्वालिटी एंड देन वी विल मूव ऑन टू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जितना हो पाएगा उतना करते हैं, वरना सीक्वेंस में रहेगा तो सब क्लासेस सीक्वेंस में होंगी। तो वेवी कर्व इनइक्वालिटी जो है बच्चों बिल्कुल बेसिक चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर अलजेब्रिक इक्वेशन में आ जाती है सॉल्व करने के लिए। So when we say wavy curve inequality, we basically mean something like px by qx. So let's say there are two small polynomials. They can be linear, they can be quadratic, anything. And px by qx is, let's say, greater than equal to 0 or less than equal to 0 or greater than 0 or less than 0. तो उसी हिसाब से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल ले लो छोटा सा। फॉर एग्जांपल लेट्स से x minus 1 into x minus 2 divided by x minus 3 is greater than 0, let's say. तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज। सबको आवाज आ रही है ना? एवरीथिंग इज क्लियर ना? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जिन पे फंक्शन या तो अनडिफाइंड हो जाए या फिर फंक्शन जो है जीरो हो जाए। तो जैसे इसमें देखोगे तो x इज इक्वल टू 1, 2 और 3, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे, एंड देन वी से जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है उसके बाद फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव? क्योंकि अगर तुम x इक्वल टू 3 से वैल्यू कोई भी बड़ी वैल्यू दे दोगे तो सारी वैल्यूज जो भी है वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करके सबसे बड़ी वैल्यू के बाद पॉजिटिव ले लेते हैं और अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं। क्योंकि ये वेव जैसा बनता है इसलिए हम इसको वेवी कर्व कहते हैं। ये हम सबको पता है, बिल्कुल बेसिक चीज है। अब इसमें दो तीन छोटी छोटी चीजें याद रखना। पहले फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज है कि सपोज करो इस टाइप का आ जाता है कि x माइनस 1, मतलब स्टैंडर्ड चीजें हैं, इनसे ना गलतियां अवॉइड हो जाती हैं छोटी छोटी। कुछ बच्चे इनमें भी गलतियां कर जाते हैं, तो कम से कम वो गलतियां अवॉइड हो हमारी। तो लेट्स से 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1, इस टाइप की एक इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, लेट्स से लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि सारी इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में बना लें, मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा की फॉर्म में डाल लें। जैसे इसकी अगर क्रिटिकल पॉइंट पूछूं मैं कि इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसके क्रिटिकल पॉइंट है 1, 2, हाफ। हाफ इज द क्रिटिकल पॉइंट अगर तुम देखोगे 1 माइनस और -1/3, ये चार क्रिटिकल पॉइंट है। और इसको ना हमेशा x माइनस अल्फा की फॉर्म में लिख लो, जिससे ये 2 माइनस x की फॉर्म में ना रहे, वरना गलती होने के चांस रहेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट दिस इक्वेशन एज x माइनस 1। अब मैंने ऊपर से भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला हो जाएगा x माइनस 2 और नीचे वाला माइनस को मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम x माइनस हाफ इंटू x प्लस 1/3। ये हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम दिस। बिल्कुल बेसिक है, आई एम प्रेटी श्योर सबको क्लियर होगी ये चीज। तो इसमें मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूंगा। सबसे छोटा नंबर -1/3, सबसे जो छोटा क्रिटिकल पॉइंट है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा हाफ, देन वी विल हैव 1 एंड देन वी विल हैव 2। तो उसके बाद सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के बाद प्लस हो जाएगा, तो देन इट विल बी अगेन माइनस में वेवी कर्व बन जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो वी कैन से लेस देन इक्वल टू 0 है, तो वी कैन से कि x विल बिलोंग टू -1/3 से लेके हाफ, ठीक है, यूनियन 1 से लेके 2। ये बन जाएगा हमारा x की वैल्यूज। अब 1 और 2 जो है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 अगर हम डाल देंगे फंक्शन की वैल्यू तो 1 और 2 पे फंक्शन 0 हो रहा है, विच इज एडमिसिबल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 0 हमको इक्वलिटी दी हुई है। हाफ और -1/3 जो है उनमें क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है और वो वैल्यूज हम फंक्शन में नहीं डाल सकते, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो बेसिक वेवी कर्व वाला है जो मैंने इस समय बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई एम प्रेटी श्योर कि आप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी जो कुछ बोर्ड पे लिखा है, अगर इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आई एम assuming that this is obvious to everybody and this is comfortable, so I'll move forward। तो मैं मिटा रहा हूँ स्क्रीन को, मिटा दूं इसको? यस ठीक है। सॉरी बेटा, थोड़ा सा ऑनलाइन मीडियम है तो समझने के लिए, फीडबैक लेने के लिए ये पूछना पड़ता है बार बार। तो आई विल क्लियर दिस एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें छोटा सा एक वेरिएशन आ सकता है, विच इज समथिंग लाइक px by qx इज लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू fx। एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx। तो fx जो है वो fx फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है और वो कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं पूछता हूँ आपसे 1/x इज लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो कोई बच्चा इसको देख के सीधा बोल सकता है कि सर अगर ऐसा है तो x हमेशा, वो कह सकता है कि 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो गलती हो जाएगी वहां पे। तो इसका छोटा सा पॉइंट है ये, इसको याद रखना
कभी भी इस टाइप का हो, पी एक्स बाई क्यू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, तो वी विल ऑलवेज डू पी एक्स बाई क्यू एक्स माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमेशा इसको करना, कभी भी इस तरीके से मत करना। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि आपको पता नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि एक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और अगर एक्स नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो वो चीज आपको पता नहीं चलेगी। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको केस बनाने पड़ेंगे फिर। अगर ऐसे नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वी विल हैव टू मेक केसेस कि इफ एक्स इज पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव रहेगा, इफ एक्स इज नेगेटिव फिर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको आंसर निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको यूज करके इसको सॉल्व करूंगा, तो वी विल गेट 1 by x minus 2 is greater than equal to 0, which will give me 1 minus 2x by x is greater than equal to 0, which becomes x minus half divided by x is less than equal to 0। अब देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। क्यों हो गया इनइक्वालिटी का साइन चेंज? क्योंकि मैंने 1 minus 2x को x minus half लिख दिया। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली चेंज कर दी। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ यूजिंग द अप्रोच ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, तो आई विल से द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 and half। और जैसा मुझे पता है सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट की बात ये पॉजिटिव हो जाएगा, बीच में ये नेगेटिव हो जाएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधा आप देखेंगे तो आपके पास आ गया x बिलोंग टू 0 to हाफ। तो इस तरीके से अगर हम इसको सोल्व करेंगे, देखो हाफ पे क्लोज हो जाएगा क्योंकि हाफ वैल्यू ले सकता है फंक्शन, 0 हो जाएगी, और 0 पे ओपन हो जाएगा। तो हमेशा इसको ध्यान रखना, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत माइनर पॉइंट है, लेकिन जैसा आपने देखा स्क्रीन पे है कि आप इसमें गलती कर सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। क्योंकि इस टाइप की चीजें आती हैं कभी कभी, क्योंकि क्या देगा साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या देंगे सर tan x इज ग्रेटर देन 1, तो वो गलती हो जाएगी, tan x इज नॉट ग्रेटर देन 1। अगर आप sin x ग्रेटर देन cos x दे रखा है और आप अगर cos x को इधर ला रहे हो नीचे, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि cos x पॉजिटिव हो। तो इनको सॉल्व करने के लिए इस टाइप की क्वेश्चन को, इसको तो हालांकि हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। बट हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपकी इनइक्वालिटी हो तो इनइक्वालिटी में आप सीधा एक्सचेंज ना करें आरएचएस और एलएचएस को। ये ध्यान रखें कि कौन सी साइड, कौन सी चीज पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो इसको ये वाला कभी भी इस टाइप का आएगा, अगर इनइक्वालिटी होती है तो हम उसको इस तरीके से अप्रोच करेंगे। इसको देख लीजिए, किसी को कुछ उसके अंदर पूछना है तो पूछ लीजिए, छोटा सा पॉइंट है ये। ठीक है सर। हाँ अलका बोलो बेटा। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है? आवाज तो बेटा सही कर रखी है तुम्हारे कंप्यूटर में, उसमें कनेक्शन में होगा इशू। अरे बाकी बच्चों को भी आवाज धीरे आ रही है क्या? नो सर, थोड़ी सी धीरे आ रही है। ठीक है अलका तू चेक कर अपना कनेक्शन, क्योंकि आवाज ठीक है मेरे यहाँ से तो, और बाकी बच्चों को आ रही है। मैं फिर भी माइक को थोड़ा सा और पास कर लेता हूँ। ओके सर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं इस वाले शीट से। सर हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं सर, हटे गया। बोलो बोलो। सर वो हट गया वाली स्क्रीन। हाँ पूछ ले, फिर भी कुछ पूछना है तो मैंने मिटा दिया वैसे वो गलती से। सर जो आपने करा था ना 1/x ग्रेटर देन 2, जो फर्स्ट मेथड से करा था। ले ले आ गया। हाँ 1 by x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फर्स्ट मेथड से। सर इसमें फिर आपने करा था 1/2 स्मॉलर देन इक्वल टू x करा था ना। हाँ सर फिर इसमें x बिलोंग टू सर 1/2 से माइनस इंफिनिटी से 1/2 नहीं होना चाहिए। इसमें x नहीं पॉजिटिव कर दिया है। तो देखना 1/2 है तो सही, नीचे देखना कर तो रखा है मैंने, 1/2 इंक्लूड हो तो रहा है। 1/2 क्लोज ब्रैकेट में है। ऊपर वाले में जो आपने सॉल्व किया था। नहीं ऊपर वाला गलत है बेटा, ये गलत है, ये वाला गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए मैं नहीं कर सकता ऐसे। इसलिए इसको हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, यही तो बोल रहा हूँ मैं, ऐसे करना पड़ेगा इसको। कभी भी px by qx ग्रेटर देन इक्वल टू fx हो या लेस देन इक्वल टू fx हो, तो हमेशा fx को LHS में ले आओ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, और इस तरीके से बना लो जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये बनाया हुआ है। ठीक है ओके सर। ठीक है बेटा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। लेट्स से छोटा सा एग्जांपल है बच्चों, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन पे ध्यान रखना, क्योंकि इक्वल टू 0 का मतलब है इनइक्वालिटी वो वैल्यूज ले सकती है जिस पे वो 0 हो रही है। उस केस में वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो न्यूमरेटर को 0 कर रही है, डिनोमिनेटर को 0 करने वाली वैल्यूज तब भी नहीं आएंगी। तो अगर मैं इसको सोल्व करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, which is nothing but x into 1 minus x into 1 plus x divided by 1 minus x is greater than 0। अब इसमें छोटा सा पॉइंट है कि आप 1 माइनस एक्स के फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं। आप इस फैक्टर को कैंसिल कर देंगे कि 1 माइनस एक्स मैंने उड़ा दिया, लेकिन अगर आप 1 माइनस एक्स के फैक्टर को कैंसिल करते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि x कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 1 हो गया तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, 0 बाय 0 कैंसिल थोड़ी होगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर x 1 नहीं होगा तभी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये हमको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने फाइनल रिजल्ट में। अब मैं इस इनइक्वालिटी को सोल्व करूंगा, अगर x इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो क्या कहूंगा मैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है -1 और 0।
तो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट 0 है, उसके बाद फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, वेवी कर्व बन जाएगा, बीच में नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से लेके 0 हो सकता है x। नहीं, एक मिनट, ग्रेटर देन 0 है, सॉरी। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला हो जाएगा और दूसरे वाला। तो दिस विल बिकम x बिलोंग्स टू -∞ to -1। अब -1 वैल्यू नहीं लेगा फंक्शन क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अगर इक्वलिटी होती तो ले लेता -1 की वैल्यू। यूनियन 0 to ∞, 0 भी नहीं लेगा, -1। ये चीज हाईलाइट करने के लिए मैंने ये वाला कराया है कि इसको आपको याद रखिएगा कि इसको भी आपको माइनस करना था क्योंकि x की वैल्यू नहीं ले सकता। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे इसे मिस कर देते हैं। बेसिकली उनको लगता है कैंसिल कर दो, लेकिन वो कैंसिल कर रहे हो तो वो वैल्यू फंक्शन नहीं लेगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। और आईआईटी वाला कभी भी इसका ऑप्शन होगा तो वो हमेशा ऑप्शन दोनों देगा, सिर्फ ये ऑप्शन भी देगा और ये ऑप्शन भी देगा जो कि असली ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन रहेंगे हमेशा, तो कंफ्यूज करने के लिए ही ऑप्शंस होते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो वहां पे आदमी लड़खड़ाएगा नहीं। सर। हाँ बोलो ऋतिक। हाँ सर, जो आपने x को जहाँ पे कटाया है, कैंसिल किया सर, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है x ब्रैकेट में 1 + x, तो फिर अगर x की वैल्यू सर यहाँ पे 1 भी हो जाती है तो भी तो 0 से ग्रेटर देन रहेगा ना? नहीं नहीं, x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये वाली ये जो चीज है जिसे मैं इस समय सर्कल कर रहा हूँ ये 0 से 1 होगी। लेकिन अगर x 1 होगा तो ये चीज, ये जो नंबर 1 स्टेप है, नंबर 1 स्टेप कैन बिकम नंबर 2 स्टेप ओनली एंड ओनली if x is not equal to 1. The moment x is 1, you will be only at step 1, you cannot come to step 2. x 1 होगा तभी step 2 वैसी पॉसिबल है। सॉरी, x अगर 1 नहीं होगा तभी आप step 2 की बात कर सकते हैं। x अगर 1 होगा तो step 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अगर आपने step 1 में x को 1 डाल दिया तो step 2 कभी नहीं आएगा, 0/0 आ जाएगा, which is undefined. यस सर, ओके सर। ठीक है, ये बच्चों जो ऋतिक ने पूछा है बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, लेकिन ध्यान रखना इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ही हम लोग ट्रांसफॉर्म करके बड़े कंसेप्ट बना देते हैं। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये छोटी जो चीजें भी डिस्कस हुई है ये सबको क्लियर है। इसको मैं स्क्रीन को रब कर रहा हूं एंड आई एम मूविंग ऑन। ठीक है, ठीक। अब जो अगली चीज है उसमें थोड़ा सा हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि वो हमको आगे रेलिवेंट होगी। डिटेल में हम आगे भी करेंगे उसको, लेकिन अभी जितना रिक्वायर्ड है उसको बेसिक लेवल पे कर लेते हैं। वो है ये चीज। सपोज कीजिए हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है इस टाइप की कि ax² + bx + c into let's say x minus alpha divided by x minus beta into x minus gamma is greater than equal to 0 or less than equal to 0 or something like that, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो ax² + bx + c का क्वाड्रेटिक वेक्टर यहाँ पे है ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसकी सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमेशा नेगेटिव भी हो सकता है, इसकी कहीं कहीं पे वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, कहीं कहीं पे नेगेटिव हो सकती है। तो उसी हिसाब से इस इनइक्वालिटी को हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो अब इसमें जो ax², मेरे को ये अंदेशा है कि आप में से काफी बच्चों को इस चीज का आइडिया होगा कि ये फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है और इसका ग्राफ किस तरीके से बिहेव करता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेता हूँ जिससे हम लोग सेम पेज पे आ जाए। तो अगर मैं ax² + bx + c की बात करूँ तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशंस में हम जब एनालाइज करेंगे तो दो तरीके की पॉलिनोमियल इक्वेशन एनालाइज करेंगे। एक होंगी पॉलिनोमियल इक्वेशंस विद इवन डिग्री और एक होंगी पॉलिनोमियल इक्वेशंस विद ऑड डिग्री। तो ये जैसे इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इवन डिग्री, अभी मैं इवन डिग्री वाले की बात करूंगा, क्वाड्रेटिक वाले की। डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं अभी पॉलिनोमियल फंक्शंस पे, वो मैं जाऊंगा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। तो इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक हमको चाहिए क्वाड्रेटिक को हैंडल करने के लिए वो मैं देखता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों a × x² + b/x + c/a। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा ये बात, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे x² की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और b/ax + c/a जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर आप x को उठा के डाल दीजिए 10,000 या 10 करोड़ तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी x² की और ये टर्म्स नेग्लिजिबल होंगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन लगा हुआ है बाहर a, ये जो नंबर है a, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसका साइन डिसाइड करेगा कि ये फंक्शन जब x तुम्हारा इंफिनिटी को टेंड करेगा, अगर इसे मैं y मान लूं, तो जब x मेरा इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y मेरा कहां पे टेंड करेगा ये डिपेंड करेगा ऑन साइन ऑफ a। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर x इंफिनिटी जाता है तो y कैसे कहां जाएगा ये साइन ऑफ a पे डिपेंड करेगा। if a is positive then y will also go to infinity plus infinity if x goes to plus infinity, and y will go to
प्लस इंफिनिटी इफ x गोज टू माइनस इंफिनिटी। अगर a पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर a पॉजिटिव होता है, x को कुछ भी डालो आप, माइनस इंफिनिटी डाल दो, -10 करोड़ डाल दो x को, क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होते ही a से मल्टीप्लाई होगा, a अपने आप में पॉजिटिव है, तो y भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो x चाहे प्लस इंफिनिटी जाए चाहे माइनस इंफिनिटी जाए, y हमेशा प्लस इंफिनिटी जाएगा अगर a पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ फंक्शन जो है आपका कुछ ऐसा करके बनेगा कि जब भी x या तो प्लस इंफिनिटी जाए या माइनस इंफिनिटी जाए, y हमेशा प्लस इंफिनिटी जाएगा। ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन के रूट्स हैं कि नहीं। ये x जा रहा है प्लस माइनस इंफिनिटी, y जा रहा है प्लस इंफिनिटी। ये है अगर a पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर a नेगेटिव हो गया तो फंक्शन जो है आपका, जब x प्लस और माइनस इंफिनिटी जाएगा, y हमेशा माइनस इंफिनिटी जाएगा। अगर a नेगेटिव हो गया तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा या फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, डिपेंडिंग ऑन डिस्क्रिमिनेंट उसका रियल है कि नहीं है। ये चीज मैं अभी अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैंने जो ए से रिलेटेड चीज बताई है आपको, ए पॉजिटिव, ए कोफिशिएंट है बेसिकली लीडिंग टर्म्स का। जैसे अगर कोई बोलता है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो आप ये बोलेंगे इसका लीडिंग कोफिशिएंट है 2, 2 पॉजिटिव है। अगर 2 पॉजिटिव है तो y हमेशा प्लस इंफिनिटी जाएगा अगर x प्लस माइनस इंफिनिटी जाता है तो, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। और अगर ये -2x स्क्वायर होता तो y माइनस इंफिनिटी जाता। तो ग्राफ अपवर्ड शेप होगा पैराबोला का, अपवर्ड शेप होगा या डाउनवर्ड शेप होगा, ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ ए पे। अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो साइन डाउनवर्ड होगा। अब मुझे ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी बताई है, और इसको आगे भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये चीज अगर सबको क्लियर है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो मुझे यहाँ पे रोक के आप लोग पूछ लीजिए पहले से। मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं इसमें यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। इट इज क्लियर सर। ठीक है, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि ऋतिक ने बोला क्लियर है, तो बाकी बच्चों को भी क्लियर होगा। तो आई एम प्रोसीडिंग फ्रॉम हियर, लेट्स मूव। सर ये सब नोट नहीं करना क्या सर? बच्चे आपके ऊपर है नोट करने का। तो देखो ये है वीडियो लेक्चर आपका है ही है, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई चीज, देखो कंसेप्ट का ये होता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, जो चीज समझ में आ रही है उसे तो ग्रहण करते जाओ, और जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कॉपी पे नोट कर लो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि पूरे के पूरे नोट्स मत बनाओ डिटेल में, क्योंकि तुम्हारे पास ये वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, मैं इनको अपलोड कर दूंगा। तो जब भी तुमको जरूरत है तुम रेफर कर लो। और तुमको कोई ऐसी चीज दिखती है जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, तो तुम मुझे रोक दो, या साथ साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लो कॉपी में। मतलब हमेशा नोट्स की कॉपी लेके बैठो क्लास में, और जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, जैसे भी तुम्हारी नोट्स बनाने की आता है, अपने हिसाब से नोट्स बना लो। ये मैं सजेस्ट करूंगा कि जो कुछ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सब कुछ मत लिखो, पूरा का पूरा लिखोगे तो समझने में टाइम नहीं लगेगा। समझने पे ध्यान दो, जहां समझ नहीं आता है मुझे रोको, मुझसे पूछो, और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज लग रही है जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, वो उसे अपने अपनी कॉपी में नोट्स की तरह लिख लो। क्योंकि मैं ना तुमको इन सब के नोट्स बाद में दूंगा जब तुम लोग आओगे फिजिकली, तो बंतर क्लासेस के नोट्स मिलेंगे और वो सारे नोट्स मिलेंगे, वो सब तो होंगे ही, बट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको तुम कॉपी में नोट करते जा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। यस सर। चलो बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी तुम्हें छोटा सा कंसेप्ट दिया कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब जब वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा एक्स, तो वाई कहाँ जाएगा ये डिपेंड करेगा लीडिंग कोफिशिएंट पे। इसमें आगे और भी चीजें आएंगी, क्योंकि ये लीडिंग कोफिशिएंट पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिपेंड नहीं करेगा, हर पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए डिपेंड करेगा। तो अगर तुम्हारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इसमें भी जो लीडिंग कोफिशिएंट है a, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि a अगर पॉजिटिव होगा तो क्यूबिक जो होगा ऐसे करके जाएगा, a नेगेटिव होगा तो क्यूबिक ऐसे करके आएगा। ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा डिटेल में, लेकिन मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि लीडिंग कोफिशिएंट जो a है उसका जो साइन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि कर्व की शेप क्या होने वाली है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि लीडिंग कोफिशिएंट a के साइन के हिसाब से ही कर्व का साइन क्यों डिपेंड करता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर a पॉजिटिव होगा तो x प्लस माइनस डालोगे तो वो हमेशा स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और a के साइन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज तो हो गई इसमें साइन ऑफ a, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा कर्व जो है अपवर्ड है या हमारा कर्व डाउनवर्ड है। दूसरी जो चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्रिमिनेंट, जो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम ये कहते हैं कि अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन के दो रूट्स हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटेगा। अगर डी इक्वल टू 0 है, एक मिनट, अगर डी इक्वल टू 0 है देन वी से कि ये जो है d इक्वल टू 0 होने पे दिस विल बिकम ओनली वन रूट विच विल बी अ रिपीटेड रूट,
रिपीटेड रूट। ये मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एक बार रिवाइज हो जाए और हमको इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंस पता चल जाए। और अगर डी आपका बाई चांस लेस देन 0 आ गया तो उसके रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट। उस केस में क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये जो दो केस हैं इसको हम बोलते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन फॉर रियल रूट्स, ईदर 1 और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और डी लेस देन 0 विल गिव अस द कंडीशन दैट देयर इज नो रियल रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास कभी भी इनइक्वालिटी में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आएगा तो हमको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। पहली चीज हम ऑब्जर्व करेंगे a का साइन, a के साइन से हमें पता चलेगा कि फंक्शन जो है अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे d, अगर हमारा d पॉजिटिव होता है या 0 होता है तो इसका मतलब है फंक्शन एक्स एक्सिस को टच करेगा या फिर काटेगा। दो पॉइंट पे काटेगा अगर d ग्रेटर देन 0 होगा, एक पॉइंट पे टच करेगा अगर d इक्वल टू 0 होगा, और d लेस देन 0 होगा तो फंक्शन एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, पहले मैं एक बार ग्राफ बना लेता हूँ। सपोज करो एक ये केस ले रहा हूँ जिसमें अगर मैं ये केस बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ d इज लेस देन 0, क्योंकि d लेस देन 0 है तभी एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, एंड a इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि साइन ऊपर की तरफ है। बच्चे किसी का माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर लेना बेटा, जो भी है। एक ये केस बन सकता है, इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा d ग्रेटर देन 0 क्योंकि दो पॉइंट पे काट रहा है, और a इज आल्सो ग्रेटर देन 0 क्योंकि कर्व अपवर्ड है। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा d लेस देन 0, नहीं सॉरी, इस केस में हो जाएगा d ग्रेटर देन 0 क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काट रहा है, d ग्रेटर देन 0, लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कर्व डाउनवर्ड है। सिमिलरली एक ये केस ऐसा वाला बन जाएगा जिसमें a लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है। ये चार केस हैं, इसको 6 केस भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस को टच करके टेंजेंट बना के वो भी कर सकते हैं कि ऐसा करके कर्व बन जाएगा जिसमें d इक्वल टू 0 होगा। तो वो सब तो ऑब्वियस है, दिख ही रहा है। तो ये मैं डिटेल में करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे हम लोग, ये सारी चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी मैंने इसको जस्ट टच किया है क्योंकि इनइक्वालिटीज में ये हमको थोड़ा सा कहीं कहीं पे दिख जाता है कभी कभी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से ज्यादातर बच्चों को ये बेसिक फंडे क्लियर होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें गैप है या कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ जाए यहाँ पे हमें, तो वी कैन डू दैट। तो जस्ट एंश्योर दैट यू गाइस नो दिस। मैं इससे अगली जो शीट होगी उसमें आई विल बी सॉल्विंग कपल ऑफ इनइक्वालिटीज, जिसमें इस टाइप का मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट के लेवल पे अगर किसी को अभी कुछ डिस्कस करना है या पूछना है तो ही कैन डू दैट। सर क्यूबिक में भी कुछ ऐसा है सर कि मतलब 2 पॉइंट पे काटेगा, 3 पे काटेगा, ऐसा कुछ बता हाँ सकते हैं? हाँ 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 बिल्कुल है, क्यूबिक में तो बहुत डिटेल में है बेटा। क्यूबिक में क्या होता है मैं लेकिन अभी नहीं बताऊंगा उसे, क्योंकि अभी बताऊंगा ना तो ये टॉपिक छूट जाएगा जहाँ से मैंने शुरू किया है, वो फिर होच पोच हो जाएगा। लेकिन मैं करा दूंगा तुमको, आराम से कराऊंगा। क्यूबिक के मैं क्यूबिक का एक क्लास लूंगा जिसमें मैं सिर्फ क्यूबिक के ग्राफ ही डिस्कस करूंगा डिटेल में, कि क्यूबिक का एक रियल रूट हो या दो रियल रूट हो कैसे पता चलेगा। क्योंकि क्यूबिक में कॉम्प्लिकेशन हो आती है, क्यूबिक में ना दो रियल रूट पता करने होंगे, दो रियल रूट है कि तीन रियल रूट है कि एक रियल रूट है। उसके लिए थोड़ा सा आपको ना डेरिवेटिव करके क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक को एनालाइज करना पड़ेगा। क्यूबिक का जो डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक आएगा उसको एनालाइज करोगे तो क्यूबिक का पूरा आइडिया लग जाएगा। इनफैक्ट आईआईटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्होंने कई बार क्या किया है, आईआईटी वालों ने क्या किया, फोर्थ डिग्री क्वेश्चन दे दी है। और फोर्थ डिग्री भी ऐसी ही होती है, मतलब जितने भी इवन डिग्री होंगे वो ऐसे ही होंगे, इस टाइप से आएंगे, ऐसे करके जाएंगे। इवन डिग्री वाले हमेशा एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ एक ही तरफ जाते हैं। तो उसने फोर्थ डिग्री क्वेश्चन दे रखी है आईआईटी वालों ने, और कहते हैं कि भाई बताओ इसमें से कौन सी इक्वेशन है जिसके एक रियल रूट है, या इस फोर्थ डिग्री इक्वेशन के कितने रियल रूट होंगे ये बताओ। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में, तो वो हम करेंगे एनालाइज पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में धीरे धीरे। अभी मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी करूंगा तो फिर ये इनइक्वालिटी वाला छूट जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा। सर ये जो आपने सबसे कॉर्नर पे एक बनाया था फिफ्थ वाला, वो d इज इक्वल टू 0 के लिए था? हाँ डी इक्वल टू 0 का बेटा, ये जो फिफ्थ वाला बनाया था मैंने, दोबारा बना लेता हूँ, ये डी इक्वल टू 0 के लिए। क्योंकि डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ डिटेल में। और इस वाली शीट को मिटा दूं एक बार, हटा दूं इस शीट को सामने से। हाँ ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है नहीं, ये बच्चों जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी? यस ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। बच्चों होता क्या है, कंसेप्ट ना बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे डिस्कशन करते करते ना एक के बाद एक कंसेप्ट निकलते आते हैं। तो उसमें होता क्या है, बड़ा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज मैं ये पढ़ाते पढ़ाते कहीं और चला जाऊंगा। तो इसलिए मैं वही डिस्कस करूंगा अभी जो इस चीज से रेलिवेंट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो भी चीजें आएंगी उनको मैं राइट टाइम पे ले लूंगा, डोंट वरी, हम सब कुछ कवर करेंगे। जैसा अभी ऋतिक ने एक चीज बोली कि सर आपने जो, हाँ जैसे ऋतिक ने अभी एक चीज बोली कि सर आपने इस वाले का जो बनाया था फिफ्थ वाला, वो आपने डी इक्वल टू 0 के लिए बनाया था, कि बिल्कुल डी इक्वल टू 0 के लिए बनाया था। मैं उसे दोबारा बना रहा हूँ एक चीज समझाने के लिए, छोटी सी चीज है। आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, मतलब जैसी तीन पॉसिबिलिटी हैं। एक है कि उसके डिस्टिंक्ट रूट होंगे अल्फा और बीटा, वो तब होगा जब आपका डी ग्रेटर देन 0 होगा।
एक है कि उसका एक ही रूट होगा अल्फा, और अल्फा अल्फा हो जाएंगे बेसिकली इफ डी इज इक्वल टू 0 होगा, जैसे मैंने ये वाला केस बना रखा है आपके सामने बोर्ड पे। तो अल्फा एक नंबर है जहां पे फंक्शन रिपीटेड रूट हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक फंक्शन है जिसका अल्फा रिपीटेड रूट है, ये वाला केस है कि डी 0 है, तो ये फंक्शन हमेशा इस फॉर्म का होगा, हमेशा, क्योंकि अल्फा इसका रिपीटेड रूट है। तो दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो इससे दो चीजें पता चलेंगी आपको, इफ अल्फा इज अ रिपीटेड रूट, और ये जो मैं अब लिख रहा हूं ये सिर्फ मैं क्वाड्रेटिक के लिए लिख रहा हूं, ये सबके लिए वैलिड हो जाएगा। इफ अल्फा इज अ रिपीटेड रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल fx, देन f of alpha will be 0 definitely, and also f dash of alpha will be 0। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्फा अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का या किसी भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का रिपीटेड रूट होगा, तो उस पॉइंट पे f of alpha और f dash of alpha दोनों 0 होंगे। f dash of alpha का मतलब क्या होता है? f dash of alpha का मतलब होता है फंक्शन का स्लोप एट द पॉइंट अल्फा। तो आप देखेंगे तो फंक्शन का स्लोप एट द पॉइंट अल्फा 0 है। तो रिपीटेड रूट अगर फंक्शन का होता है तो हमेशा उस पे अल्फा जो है वहां पे फंक्शन भी 0 होगा और फंक्शन का डेरिवेटिव भी 0 होगा, टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो, सपोज करो इस टाइप का फंक्शन हो आपके पास, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन एफ डैश ऑफ अल्फा 0 नहीं होगा। इस केस में एफ डैश कहां पे 0 होगा? इस पॉइंट पे जहां पे फंक्शन टर्न ले रहा है, तो ये फंक्शन का मिनिमम हो जाएगा। तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे। ये अभी ऋतिक ने पूछ लिया कि सर ये वाला फिफ्थ केस के लिए था, तो मेरे को जस्ट दिमाग में आया कि मैं ये बोल दूं कि अगर रिपीटेड रूट है तो हमेशा उस पर डेरिवेटिव भी 0 होगा, तो इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया। बाकी क्यूबिक के फंक्शंस, क्यूबिक के रूट्स कैसे निकालने हैं, कैसे फिगर आउट करने हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। इनइक्वालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सफिशिएंट। इसमें अगर किसी को क्वाड्रेटिक के ग्राफ में या क्वाड्रेटिक के इसमें कंसेप्ट में जो मैंने डिस्कस किया है और कुछ पूछना है तो डिस्कस कर लो। सर हाँ बोलो। सर लास्ट ग्राफ में आपने डी नेगेटिव लिया था कि पॉजिटिव लिया था? लास्ट ग्राफ, लास्ट ग्राफ ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इस समय? नो सर, पिछला वाला। पिछले वाले में बेटा लास्ट ग्राफ मुझे याद नहीं है यार, अब तो मैं ये तो दोबारा बता देता हूँ। डी, ये अगर तू ऐसा बनाता है, मतलब अगर तेरा कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है या कट नहीं कर रहा है तो हमेशा डी लेस देन 0 होगा। सिंपल सी बात है। अगर कर्व एक्स एक्सिस के साथ ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है तो डी लेस देन 0 है। अगर वो कर्व ऊपर की तरफ है, इन दोनों केस में डी लेस देन 0 है जो मैंने बनाए हैं। अगर वो कर्व ऊपर की तरफ है तो ए भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और अगर वो कर्व नीचे की तरफ है तो ए लेस देन 0 हो जाएगा। बस ये डिफरेंस आएगा। एक्स एक्सिस के साथ कर्व अगर टच कर गया या कट कर गया, इसका मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर एक्स एक्सिस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब है उसका कोई भी रियल रूट नहीं है। इसका मतलब उसका कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब उसका डी हमेशा लेस देन 0 है। ओके सर। ठीक है, ठीक है। ऋतिक, साहिल, अनूप, अलका, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? बाकी बच्चों में से तो पूछ लो, वरना मैं इस वाली चीज को स्लाइड को हटा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। मिटा रहा हूँ भैया। यस सर। तो अब एक काम करते हैं, लेट्स लुक एट वन स्मॉल एग्जांपल। लेट्स से एक इनइक्वालिटी हमको बंदा देता है, वो कहता है कि भाई एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें हम लगाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जब हम इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो वी विल गेट समथिंग लाइक, we will get a minus b into a square plus ab plus b square plus ab divided by x is greater than equal to 0। तो देखो अभी एप्लीकेशन आ गई उस कंसेप्ट की जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन? क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? a which is equal to 1 which is greater than 0। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट कितना है? डिस्क्रिमिनेंट इसका b स्क्वायर माइनस 4ac which is equal to 1 minus 4 is equal to minus 3। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 है। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ठीक है, और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन हमेशा हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। ये बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर ये फंक्शन हमेशा रहेगा तो इसका मतलब है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो अगर ये हमेशा ही पॉजिटिव है तो इसका तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेने वाला है। इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारी क्या हो जाएगी? ये बन जाएगी सिर्फ इतनी सी, दिस इनइक्वालिटी विल चेंज टू दिस इनइक्वालिटी विल बिकम x minus 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि वो जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव आ रहा है। और अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव है तो कोई चीज हमेशा अगर पॉजिटिव है तो उसको इनइक्वालिटी में रखने का क्या मतलब है? अगर कोई हमको बोले कि 2x/3 या 2x/3 मतलब, अगर कोई हमको बोलता है कि भाई, एक मिनट, अगर कोई बोलता है कि 2 into x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यार इसका मतलब तो यही हो गया ना कि x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 3 ग्रेटर देन 0। 2 का तो कोई लेना देना नहीं है ना, 2 तो हमेशा पॉजिटिव ही है।
तो इस केस में जैसे इक्वालिटी फंक्शन है हमारा हमेशा पॉजिटिव है, तो दिस इनइक्वालिटी विल बिकम दिस। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी को इससे पूछना है रिलेटेड जो मैंने अभी भी बोला है, तो एक बार मुझसे डिस्कस कर। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये सबको क्लियर होगा। एक छोटी सी चीज और यहाँ पे बोल देता हूँ, क्योंकि दिख रही है सामने, और ऐसी छोटी छोटी चीजों पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं पे भी छोटी छोटी चीजें दिखती जाए तो उनको पकड़ते जाओ, ज्यादा बेटर रहता है। ये जो फंक्शन मैंने बोर्ड पे लिखा है इस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है भैया, ध्यान रखिएगा, बहुत यूज होगा आगे गेम में, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इस फंक्शन से। क्या है ये? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब हम जाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा आपको आईआईटी की प्रिपरेशन में कहीं पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 दिख गया तो इसका मतलब आप सीधा बोलेंगे इसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हैं। और ये आईआईटी वाले बहुत यूज करते हैं, इस इक्वेशन को दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है, और उसका आंसर कुछ नहीं है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। एक छोटी सी चीज और बोल देता हूँ यहीं पे, बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। सिंपल सी चीज है, जो कंसेप्ट समझेंगे, जिनको पकड़ना है कंसेप्ट पकड़ लेंगे ऑलरेडी। वो ये है कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के रूट्स होंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। कृपया इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, इसको हम आगे यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और डिराइव भी करेंगे और सारी इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन ये अभी दिख गया मुझे यहाँ पे, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने एकदम बता दिया। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, किस तरीके से आर्गन प्लेन में होते हैं, वो सब डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट रिमेंबर कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 आपको कहीं दिख गया तो इसका मतलब है उसके रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स का होल, एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स का एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमने इसको एनालाइज किया क्वाड्रेटिक फंक्शन को, तो हमको पता चला इस वाले के रियल रूट्स नहीं है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसमें लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये इनइक्वालिटी मेरी यही बन जाएगी, एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इस इनइक्वालिटी को मैं आराम से अलग से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि इसके क्रिटिकल पॉइंट हैं 0 और 1। 1 के बाद ये हमेशा पॉजिटिव होगा, उसके बाद यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग टू 0 to 1। 1 पे क्लोज होगा क्योंकि 1 ये फंक्शन ले सकता है वैल्यू, क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है विच इज अ वैलिड वैल्यू। 0 पे ओपन होगा क्योंकि 0 ये फंक्शन वैल्यू नहीं ले सकता। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चों, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फ्रॉम हियर। हाँ सर, जो लेफ्ट कॉर्नर के टॉप में आपने इक्वेशन को चेंज करके 2x माइनस 1 लिखा है, वो सर कहाँ से डिराइव हुआ? वो बेटा डिराइव नहीं हुआ है, मैं उसे एग्जांपल दे रहा था बेसिकली समझाने के लिए। मैं ये समझाना चाह रहा था कि कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी में अगर एक पॉजिटिव फैक्टर लगा हुआ है तो उस पॉजिटिव फैक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है तुम्हें x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इनइक्वालिटी इज सेम एज, एक ये वाली देख लो, x माइनस 1 बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। या मैं अगर यहाँ पे 5 लगा दूं, 5 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, या 15 लगा दूं, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये 5 लगाने का, 15 लगाने का, 2 लगाने का, 3 लगाने का कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है। ये समझाने के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। यस सर। ठीक है, किसी को पूछना है और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो एक बार। ठीक है, यहां से आगे चल रहा हूं। अब देखो इसी का छोटा एग्जांपल देख लो, इसी का वेरिएशन। अगर कोई मुझे कहता है कि x प्लस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कहता है कि सर ये वाला देखो, इसको कैसे करें। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले वही करते हैं जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको आप पॉजिटिव कर लो पहले। मतलब हमेशा जैसे होता है ना, जैसे मैंने कहा था कि 2 माइनस एक्स दे रखा है, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 दे रखा है, तो इसको आप पहले एक्स माइनस 2 बना लो मल्टीप्लाई करके, तो वो बेटर रहता है मैनेज करने के लिए, गलती के चांस कम रहते हैं, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज करने को दोनों तरीके से कर सकते हो। तो इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस 1 इंटू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन गई। अब ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको एनालाइज कर लो, तो इसका दिखेगा लीडिंग कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव 1 माइनस 4। तो इसका मतलब हो गया ये हमेशा, ये भी हमेशा ऊपर ही रहने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते, आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे। आप ही कह सकते थे लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है और d भी लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। अगर आप कहते हैं सर ये लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, ये वाला फैक्टर नेगेटिव होगा। अगर कोई सपोज करो कोई नेगेटिव फैक्टर है, एग्जांपल लो, सपोज करो मैं कहता हूँ 5 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो अगर मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है बच्चों, तो दिस इनइक्वालिटी इज इक्विवेलेंट टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 लेस देन 0।
ये दोनों इक्वालिटी तो सेम होगी ना बच्चों, क्योंकि मैंने माइनस हटा दिया, मैंने पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड कर दिया, तो -5 से जैसे डिवाइड करूंगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों इनइक्वालिटी सेम हो जाएगी। तो अगर आप इस वाली को यहीं पे एनालाइज करते तो आप कह सकते थे कि सर a लेस देन 0 है इस वाली का, -1 है, और d भी लेस देन 0 है, तो मैं इसको सीधा, ये हमेशा मेरा नेगेटिव लेने वाला है, तो इसमें इसको सीधा एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ x+1 डिवाइडेड बाय x लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे कर लेते, या ऐसे कर लो जैसे मैंने किया है, दोनों चीजें एक ही है। तो आपको बेसिकली ये चेक करना है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो कैसे बिहेव कर रहा है। देखो ये जो दो मैंने एग्जांपल लिए हैं, इन दोनों केस में मैंने वो एग्जांपल लिए हैं जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन या तो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके पास ऐसा आ जाए कि x-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x-7 इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है वो तो बढ़िया फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो x-2 इंटू x-3 है। तो ऐसे केस में तो तुम इसको सीधे रिजोल्व कर दो, लीनियर को क्वाड्रेटिक फंक्शन को लीनियर फंक्शन में लिख के, और जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दो। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक बाई चांस लीनियर में रिजोल्व नहीं हो रहा है, तब हमको ये देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक किस तरीके से बिहेव कर रहा है, हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव। सर हाँ अगर d स्मॉलर देन 0 तो वैल्यू a के ऊपर डिपेंड करेगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव। बच्चे देख, d अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है फंक्शन कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा या टच करेगा, इसका मतलब है फंक्शन के रियल रूट नहीं है। अब फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा ये a पे डिपेंड करेगा। अगर a पॉजिटिव है तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अगर a नेगेटिव है तो फंक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो d जो है, d सिर्फ ये बताता है कि फंक्शन का एक्स एक्सिस के साथ क्या बिहेवियर है, और a ये बताता है कि फंक्शन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है। किसी एक बच्चे का माइक शायद ऑन है, तो बेटा उसको म्यूट कर लेना जो भी है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस आती है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं, छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है कि फंक्शन के रूट्स रियल हैं कि नहीं है, मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ कैसे बिहेव करेगा, टच करेगा या कट करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। और ए जो है लीडिंग कोएफिशिएंट, वो हमेशा ये बताता है कि फंक्शन का जो पैराबोला ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके, ए और डी के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, और कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मैं आपके सामने जो 6 पॉसिबिलिटी हैं, वो 6 की 6 पॉसिबिलिटी इस समय बना रहा हूँ, जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए ये आएगा, कवर होगा, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है बच्चों। बेसिक मैथ्स जो है वो रिवीजन है बेसिकली 11th-12th के मैथ्स के ऐसे कंसेप्ट्स की जो हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, तो रिवीजन है। तो अब जो अभी जिसने पूछा था मुझसे, पारस ने या किसी ने, कि भाई ये सर ए और डी से कैसे बिहेव करेगा, तो अब तुम लोग खुद बताओ, खुद सोचो और खुद इसको फिल कर लो शीट को। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपी में ये 6 ग्राफ बना के इस शीट को फिल कर लो, अपने आप लिख लो ए कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ए कहाँ पे लेस देन 0 है, डी कहाँ पे इक्वल टू 0 है, डी कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, सारे लिख लो। उसके बाद मैं इसको फिल कर दूंगा आपके सामने बोर्ड पे। 6 ग्राफ बना लो अपनी कॉपी में, और 6 ग्राफ में सब लिख लो अपने अपने ए और डी की वैल्यूज। तो मैं अगली शीट में अब लिख रहा हूं मैं, तो उससे तुम कंपेयर कर लेना ए और डी की वैल्यूज। बहुत क्लियर होनी चाहिए ये चीज, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, नहीं लिखना है तो मेरे साथ डिस्कस करते जाओ, देखते जाओ जो मैं लिख रहा हूँ, और बोलते जाओ कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुम सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो। देखो फिगर 1 में क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ है ए ग्रेटर देन 0, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ना काट रहा, इसका मतलब कोई रूट नहीं है, डी लेस। दूसरी फिगर, ए ग्रेटर देन 0 कब ऊपर की तरफ है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, डी इक्वल टू 0, एक रूट होगा, रिपीटेड रूट होगा अल्फा, इसके दोनों रूट कॉम्प्लेक्स होंगे, फिगर 1 के दोनों रूट कॉम्प्लेक्स है। ये तीसरी फिगर आ गई, ए ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और रियल रूट अलग अलग है, अल्फा और बीटा। अगर डी इक्वल टू 0 होता तो फिगर नंबर 2 हो जाती। मेरे ख्याल से ये वाली जो फिगर मैं बना रहा हूँ इससे सबको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। इसमें क्या होगा भैया, ए लेस देन 0, डी क्या होगा भैया, लेस देन 0। डी लेस देन 0 क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा। ए लेस देन 0 क्यों है, क्योंकि कर्व नीचे की तरफ। इसमें क्या होगा, ए लेस देन 0, डी क्या होगा, इक्वल टू 0, एक रूट को काट रहा है। इसमें क्या होगा, ए लेस देन 0, डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट्स है। तो ये मेरे ख्याल से ये पांचों जो 6 ग्राफ हमने बना दिए हैं स्क्रीन पे, इससे पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, ये आपकी मेमोरी में चला जाना चाहिए अंदर सीपीयू के अंदर। बहुत बेसिक लेवल है ये, बार बार हम यूज करते रहेंगे अलजेब्रा में भी और कैलकुलस में भी। क्वाड्रेटिक ज्यादा यूज होगा, क्यूबिक कम यूज होगा, क्यूबिक को एनालाइज करने के लिए थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वो हम बाद में लगाएंगे। भाई अब पूछो, किसी को कुछ पूछना है, वरना मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो लेट्स प्रोसीड। ठीक है, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 1, या मैं एक काम करता हूँ, चलो कर लेता हूँ मैं, किताब के अंदर ना तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो इतनी दिक्कत है नहीं। दो चार छोटी छोटी प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं। तो ये सपोज करो ये क्वेश्चन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में डालने के मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कर देते हैं। तो अगर मैं लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कर रहा हूँ तो दिस फिगर विल बिकम, दिस इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये बन जाएगा भाई, क्योंकि मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 की तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो वी कैन राइट एज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। जहां तक बात है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की, तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, देख के पता चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है ना ये चीज? यस सर। इसका मतलब हो गया सीधा, ये जो हमारी Yes, sir. इनइक्वालिटी थी, हाँ ठीक है, तो सीधा हमारी जो इनइक्वालिटी थी वो रिड्यूस हो गई इस इनइक्वालिटी पे। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी सॉल्व। तो हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 1। और -1 और 1 दोनों वैल्यू ले सकता है, क्योंकि -1 पे न्यूमरेटर 0 होगा, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये आंसर हो गया सीधा सा। इसमें बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना। पहले तो सबसे लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कर लेना, और कभी भी इस तरफ फंक्शन दे रखा हो तो उसको उधर ले आना एलएचएस में, उसके बाद सॉल्व कर लेना। स्टैंडर्ड चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। छोटा सा एग्जांपल और देख लो। लेट्स से x4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तुम कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। अब देखो इस वाले में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसको तुम प्लॉट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, -1 0 1, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये करके बन जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा और ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। सर ये हमें ये तब लगाना है ना जब मतलब हमारा डी लेस देन 0 आ रहा हो, जब हम हाँ, उसको ट्राई ना कर पाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तभी लगेंगे जब डी लेस देन 0 है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो ऑटोमेटिकली तुम उसको फैक्टर्स में ब्रेक कर लो, और फिर फैक्टर्स के ब्रेक करने के हिसाब से वो सॉल्व हो जाएगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे ये वाला देखो बड़े वाला, तो इसमें इसका डी लेस देन 0 है, इसका डी लेस देन 0 है, तो मेरे को पता है कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मैंने हटा दिया। तो इसको जैसे मैंने हटाया क्या बना, मेरा ये बच गया बस। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, इसके तो रूट्स है ना, तो इसको तो मैं वैसे सोल्व करूंगा जैसे करते हैं रूट्स। तो इसको मैंने रूट्स में डाल दिया और सोल्व कर दिया। तो ये जो हम लगा रहे हैं मेथड, ये सिर्फ तभी लगेगा जब डी लेस देन 0 होगा। इस वाले केस में लगेगा देखने के लिए कि हम इस इनइक्वालिटी को हटा दें या इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये लेस देन 0 आ जाएगा तो हमको, अगर बाई चांस ये नेगेटिव होता कि हमेशा नेगेटिव है, तो हमको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये चीज तो कंसेप्चुअली क्लियर है सबको। ठीक है, इसके छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं, एक छोटा सा वेरिएशन दिखा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं उसको, वो भी एक काम की चीज है। सपोज करो इस टाइप की इक्वेशन आ जाए, सपोज करो कोई मुझे ये देता है कि, एक काम करिए यार, सारा अनडू करो, हाँ, x इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दे दिया सपोज करो किसी ने। अब इसमें ये जो x माइनस 1 का स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दिस इक्वालिटी इनइक्वालिटी सेम एज x बाय डिवाइडेड बाय x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो सबको पता ही है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें भी x इक्वल टू 1 हो सकता है, x इक्वल टू 1 एक पॉसिबिलिटी है, x कैन बी 1, क्योंकि x को 1 करने पे भी आपका 0 आ जाएगा, तो x कैन बी 1। तो बाद में जब इसका सोल्यूशन निकालोगे, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा -5 और 0, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो तुम कह दोगे x बिलोंग्स टू, तुमको ग्रेटर देन चाहिए, तो कह दोगे -∞ से -5 हो सकता है सर, यूनियन कर दोगे 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में आ रहा है, तो 0 हो सकता है, यूनियन 1 भी डाल देना, क्योंकि 1 जो है 1 पे वैल्यू फंक्शन की 0 हो जाएगी, तो 1 होगा। तो इसको ध्यान रखना, कभी भी स्क्वायर हो या 4 हो या 6 हो, कोई भी इवन पावर हो, तो ये नंबर यहाँ से हट जाएगा, इसका रेलिवेंस नहीं रहेगा यहाँ पे, लेकिन वो चीज फाइनल आंसर में जरूर आएगी, क्योंकि वहां पे फंक्शन सेटिस्फाई होगा। क्लियर है ये चीज?
सर अगर लेस देन 0 होगा तो जो हमेशा कम रहेंगे वो भी हट जाएंगे। अगर लेस देन 0 रहेगा तो जो हमेशा कम रहेंगे वो हट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, जो हमेशा कम रहेगा, एक मिनट रुक जा, एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज कर तेरे पास होता एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुक जा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। सपोज कर मैं ऐसा रूट ले लेता हूँ जिसमें फंक्शन हमेशा लेस देन 0 है, लेट्स से एक्स प्लस 1, और एक फंक्शन ले लेते हैं जिसमें हमेशा एक्स लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं नेगेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चे क्या पूछना चाह रही है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है मेरे को। मतलब अगर मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट रुक जा, अगर मैं लेता हूँ माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो इसमें ये जो है -5, ये हमेशा नेगेटिव है। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं माइनस में अप्लाई कर दूंगा, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 लेस देन 0, ये बन जाएगा। मैंने माइनस वाला हटा दिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज कर अगर मेरे पास फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बीटा, ऐसा है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। और ये जो मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का है, ये हमेशा नेगेटिव होने वाला है। तो अगर ये हमेशा नेगेटिव होने वाला है मेरा, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ना कि ये तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है, तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बीटा, ये ग्रेटर देन 0 तक क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव वाला पार्ट हमेशा के लिए हटा दिया। तो नेगेटिव वाला पार्ट हटाते ही मेरा ये उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। अब पूछ क्या पूछ रही है? सर यही पूछा। हाँ, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बेटा, लेस देन 0 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव हट जाएगा, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा है कि वो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, तो आपकी इनइक्वालिटी ऐसी हो जाएगी। ये मैंने अभी तुमको बताया था थोड़ी देर पहले, जब मैंने वो वाला एग्जांपल लिया था ना। मैं तुमको एक बार दोबारा समझाता हूँ। हाँ बोलो। सर एक्स माइनस 1 के स्क्वायर की जगह क्यूब होता तो मैं एक्स माइनस 1 बाहर निकाल के एक्स माइनस 1 का स्क्वायर फिर से नेगलेक्ट हाँ, मैं बता देता हूँ। बच्चा बोल रहा है कि सर अगर x माइनस 1 के स्क्वायर की जगह क्यूब होता तो हम क्या करते हैं उसका, तो बिल्कुल सही बात कही है उसने। अगर ये ऐसा होता बच्चों, तो इसमें क्या होता, ये इक्वेशन हो जाती बेसिकली x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों इक्वेशन सेम है। उसका कारण ये है कि जो x माइनस 1 स्क्वायर का फैक्टर है वो तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फैक्टर को मैंने हटा दिया क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एक फैक्टर x माइनस 1 बच गया तो वो मैंने यहाँ पे रख लिया, उसको मैं एनालाइज कर दूंगा जैसे मैं नॉर्मली चीजों को एनालाइज करता हूँ। बिल्कुल सही है। अगर ये 3 होता, 5 होता, 7 होता, 9 होता, तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर ये 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो ये यहाँ से हट जाता। बिल्कुल सही है। सर ये 1 दिखाना इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि 0 से इंफिनिटी जा रहा है तो उसमें इंक्लूड हो गया, तो अलग से दिखाना इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। जब ऑप्शन आएगा तो उसमें एक ऑप्शन होगा जिसमें 1 इंक्लूडेड होगा, और एक ऑप्शन होगा जिसमें 1 नहीं होगा, तो 1 जरूरी है। सर बस 0 से अगर इंफिनिटी जा रहे हैं तो उसमें तो 1 अपना आप इंक्लूड हो गया ना। 0 टू इंफिनिटी इंक्लूड 1 कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है, तेरी बात सही है कि यहाँ पे ये 0 टू इंफिनिटी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 इंक्लूड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इस वाले एग्जांपल में अगर तू नहीं भी लिखेगी तो चल जाएगा, लेकिन कोई कोई एग्जांपल ऐसे आएंगे जिसमें यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं हो रहा होगा, वहां पे तेरे को डालना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझिए। और बच्चों ये जो यहाँ पे जैसे x माइनस 1 लिखा है मैंने, तो ये x माइनस 1 बिल्कुल वैसे ही हैंडल होगा जैसे नॉर्मल एक्सपेंशन होते हैं। इसकी पावर पहले 5 थी कि 7 थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ऑड पावर है वो हट जाएगी और सिंगल रह जाएगा ये, क्योंकि इवन पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि अभी एक बच्चे ने पूछा था, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी इस वाली चीज को लेकर कि अगर वो नेगेटिव होगा तो हमेशा लेस देन 0 हो जाएगा क्या। मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था छोटा सा, जो मैंने कराया था, जिसमें बच्चे मैंने ये वाला लिया था, क्या कहते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, उसको मैंने समझाया था इसी तरीके से, लेकिन वो शायद मिस हो गया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल लिया था कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको मैंने 2 तरीकों से सोल्व किया था। पहले तरीके से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि सर ये जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, -1 है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा इसका आएगा 1 -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा, विच इज नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा लेस देन 0 होगा, इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये देखो मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव होने वाली है। दूसरा तरीका मैंने जो इसे सोल्व किया था, मैंने कहा था इसको एक काम करो, इसको ऐसा लिख लो जैसे हम इसको हमेशा स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, ऐसे करके लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कर लो। लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। अब जब तुम इसको एनालाइज करोगे तो तुम दोबारा वही पहुंचोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट मैंने पॉजिटिव कर दिया है, उसका डी लेस देन 0 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो मैं इसको हटा दूंगा
हटा दूंगा तो दोबारा वही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x लेस देन 0। तो बच्चे चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपको जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी वैल्यू तो चेक करनी ही पड़ेगी कि हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। इस वाले एग्जांपल के बाद मेरे ख्याल से वो वाला जो डाउट था d लेस देन 0 वाला वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, पूछ लो कुछ पूछना है तो अभी भी इससे रिलेटेड, फिर मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ। सर? हाँ बेटा। सर वो पीछे वाली स्लाइड थी उसमें वो पावर थे ऑड वाले, उसमें ऑड हाँ, इवन हाँ। नहीं लगा सकते? ऑड इवन वाला जो वो रूल लगा के करते हैं सॉल्व। बच्चे ऑड इवन का रूल ही तो लगा रहे हैं एक तरीके से। देख दोबारा लेता हूँ एग्जांपल, समझ। सपोज कर मेरे पास फंक्शन है एक्स क्यूब इंटू, सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 7 टू द पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एग्जांपल ले। अब देख इसके क्रिटिकल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल पॉइंट है 0, 1, 2 और 7। अब इसमें ये जो x माइनस 1 स्क्वायर का फैक्टर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। इससे सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, वो मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि x माइनस 1 देखो, जब मैं कहता हूँ ना, चलो एक और तरीके से समझाता हूँ, छोटा एग्जांपल लेते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर कोई तो ये बोलता सॉल्व करने तो इसका बेसिक कर पे कैसा कर बनाएंगे, इसका कर तो ऐसा बनाएगी, ऐसा 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 कर बनेगा, इसका 1 पे ये 0 हो जाएगा और 1 के हमेशा अलावा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर है जो मैंने यहाँ बनाई है बच्चों, पहले ही बताऊं मुझे। यस सर। यस तो इससे क्या होता है बेटा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पे 0 होगा लेकिन उसके हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर तू इसे देखेगी तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि 1 पे 0 होगी। ये जो है x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 2 का जो क्यूब है इसके अंदर दो फैक्टर हैं, एक है x माइनस 2 का स्क्वायर और एक है x माइनस 2। तो ये जो फैक्टर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि x इक्वल टू 2 पे 0 होगा, उसको हमें अकाउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चीज यहाँ पे अकाउंट हो रही है, x इक्वल टू 2 पे 0 होगा। तो x माइनस 2 का क्यूब का जो पावर है दैट इज इक्विवेलेंट टू x माइनस 2 एज फार एज इनइक्वालिटी इज कंसर्न। सिमिलरली x माइनस 7 टू द पावर 5 की जो वैल्यू है एज फार एज इनइक्वालिटी इज कंसर्न, दिस इज नथिंग बट दिस, this is nothing but this, and which is from inequality perspective which is nothing but this, क्योंकि x minus 7 power 4 is not going to contribute anything to the inequality because x minus 1 4 is going to be always positive, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए इसका इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि x इक्वल टू 7 पे 0 होगा और वो चीज मैं यहाँ पे अकाउंट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में भी कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मेरी पूरी की पूरी इनइक्वालिटी थी, दिस इनइक्वालिटी विल रिड्यूस टू x, ये x क्यूब में भी x रह जाएगा, x स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x into x minus 2 divided by x minus 7 is greater than equal to 5. So this inequality and this inequality are equivalent inequalities. मेरे ख्याल से इससे क्लियर हो गई होगी ये चीज ऑड इवन वाली। सर हाँ बेटा। फिर आपने लास्ट एग्जांपल में 1 को क्यों इंक्लूड किया था, जिसमें x माइनस 1 को होल स्क्वायर पॉजिटिव आना था, तो 1 थोड़ी इंक्लूड होएगा? नहीं बेटा, उसमें x माइनस 1 होल स्क्वायर पॉजिटिव था, 1 को इंक्लूड इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां पे इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 थी। तो क्योंकि इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है, सपोज कर ये इनइक्वालिटी जो मैंने सामने लिखी है बोर्ड पे, तो इस इनइक्वालिटी में x माइनस 1 स्क्वायर से फर्क तो नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में, लेकिन x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई तो करेगी ना, अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो, अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई तो करेगी, इसलिए इंक्लूड कर रहा था। हालांकि जब तू इसे सोल्व करेगी तो तेरे पास आंसर आ रहा है कि x ग्रेटर देन 0 के आगे सारी वैल्यू हो जाएंगी, तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें 1 इंक्लूड ना हो रहा हो, तो तेरे को ये देखना पड़ेगा कि जिसको फैक्टर को तूने हटाया है उस फैक्टर पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर उस फैक्टर पे फंक्शन की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो यू विल हैव टू इंक्लूड x इक्वल टू। क्लियर है कि नहीं है? वरना दोबारा बताऊंगा दूसरे तरीके से। क्लियर है सर। उसमें अगर सर हाँ बोल। इसमें अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो इसमें भी 1 की वैल्यू होती। नहीं तब नहीं रखते, तब क्यों रखेंगे? अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो तब क्यों रखेंगे 1? Yes, sir. तब तो 1 रखने पे 0 हो रहा है जो हमको नहीं चाहिए, तो इसलिए 1 नहीं रखेंगे, तब नहीं रखेंगे। तब हटाना पड़ेगा जस्ट किया। हाँ बिल्कुल हटाना पड़ेगा, तब हटाना पड़ेगा। अगर बाई चांस तुम्हारा 1 इंक्लूड हो रहा है तो तुमको माइनस करना पड़ेगा 1 को ऐसे करके। ओके सर। सर हाँ बोलो। 5 कैसे आ गया यहाँ पे? तो 0 ही रहना चाहिए ना। कहाँ पे 5 आ गया बेटा? सर इसमें। अरे हाँ सॉरी वो गलती से लिख दिया यार, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो गलती हो जाती है कभी कभी। ये 0 है बेटा, 5 नहीं है, सॉरी। हाँ चलो ठीक है, आगे चलूं? यस सर। चलो ठीक है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ इसका, उसके बाद से खत्म कर रहा हूँ टॉपिक को, एब्सोल्यूट वैल्यू पे जा रहा हूँ। ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे छोटा सा, कह रहा है कि एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है x क्यूब
इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 4 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 के सर पे चढ़ा दिया उसने 3 और यहाँ आ गया 3x माइनस 8 टू द पावर 4 कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद क्वेश्चन दे रहा है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। करो इस क्वेश्चन को साथ साथ सब लोग। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfying this inequality, satisfying this inequality। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, लगो काम पे। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying this inequality। आप x की इंटीग्रल वैल्यूज, आप x की वो वैल्यूज बताएं हमें जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। इंटीजर वैल्यू बताओ क्या आंसर होगा। बोलो कितना आंसर। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfying this inequality। छोटा सा क्वेश्चन है। सर 0 से 3। 0 से 3। हाँ तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होगी। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज से हाँ तो कितनी है। 4 नहीं सर 5। नहीं 5 नहीं, नहीं नहीं गलती मत कर। बाकी लोग बोलो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज satisfying this inequality कितनी है। एक ऑप्शन दे देता हूँ। 4 है सर 4। 2 3 4 4 हैं। यस सर। अच्छा yes, sir, 4। चलो देखते हैं कितनी आ रही हैं। ठीक है 4 है, बिल्कुल ठीक है। तो जो हमने देखा उससे हम ये कह सकते हैं कि दिस इनइक्वालिटी इज गोइंग टू बी रिड्यूस टू x इनटू ये वाला फैक्टर हट जाएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3/2। ठीक है 3/2 को बाद में देख लेंगे। ये वाला फैक्टर हट जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 4 पे 0 होगा फंक्शन। नीचे वाला हो जाएगा तो ये ऊपर से पूरा हट जाएगा बेसिकली। तो ऊपर हमारा सिर्फ रह जाएगा x। ऊपर x के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों फैक्टर हट जाएंगे। नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा x माइनस 3 और ये इसका है क्रिटिकल पॉइंट 8/3 और ये 4 है तो ये भी हट जाएगा। तो सिर्फ ये इनइक्वालिटी बच जाएगी। जो क्रिटिकल पॉइंट हट रहे हैं उनको हम बाद में देख लेंगे। इस इनइक्वालिटी को अगर मैं प्लॉट करूं तो ये बनेगा 0 और 3। तो 0 और 3 के बाद ये पॉजिटिव रहेगा, 0 से 3 में नेगेटिव रहेगा। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 0 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। तो ये आएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, +4 क्योंकि 4 पे भी फंक्शन 0 हो रहा था। 3/2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3/2 इसके अंदर आ चुका है। 8/3 नहीं होगा क्योंकि 8/3 डिनोमिनेटर में है। 8/3 कितना होता है 2.3 माइनस 8/3 करना पड़ेगा क्या। हाँ अगर इसका आंसर निकालोगे तो तुमको ये भी करना पड़ेगा। लॉजिकली अगर आप करोगे मैथमेटिकली तो माइनस आपको ये भी 8/3 भी करना पड़ेगा क्योंकि 8/3 नहीं रह सकता ये वैल्यू। ये होगा इसका आंसर। देख लो बोर्ड पे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसका अगर पूरा आंसर पूछोगे तो ये होगा। अब वो बोल रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ रही है देखो 0 1 2 और 4। 4 वैल्यू आ रही है 0 1 2 4। ये आंसर है बच्चों 4 वैल्यूज। वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं 0 1 2 4, 3 नहीं होगी। अगर इसका कोई पूछता है कि इसका सोल्यूशन क्या है इस इनइक्वालिटी का, अरे कहां चला गया। हाँ अगर कोई बोलता है कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है तो क्या बोलोगे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, इस पूरी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है, ये है इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है। 8/3 भी है, याद रखना 8/3 भी आएगा नीचे क्योंकि 8/3 0 से 3 में आ रहा है ना, इसलिए उसको माइनस करना जरूरी है। बच्चों किसी को कुछ पूछना है, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है तो पूछ लो एक बार। सर अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो। बच्चे पावर फ्रैक्शन में होगी तो पंगा हो जाएगा। अगर तू कहता है कि x इंटू x माइनस 2 टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो तेरे को अलजेब्रा के ग्राफ में जाना पड़ेगा या फिर सबसे बेटर तरीका है तू इसको क्यूब कर दे। पूरी क्वेश्चन को क्यूब कर दे जिससे तेरे फैक्टर जो हैं वो दोबारा लीनियर बन जाए। फैक्टर्स में अदरवाइज उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। ये हो जाएगा इसका, फिर उसको वैसे ही हैंडल कर लो जैसे हैंडल करना है।
ठीक है, यस सर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, क्योंकि अब मैं ये इनइक्वालिटी को मैंने जस्ट टच करना था, क्योंकि ये आता है हर जगह, तो हमको आइडिया होना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेना, कोई भी किताब होती है तो स्टैंडर्ड है ये चीज। अब मैं बढ़ूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की तरफ, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो इनइक्वालिटी आई एम अज्यूमिंग कि वी कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस स्लाइड। चलूं आगे? सर वो जो डिनोमिनेटर में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 8/3 है, उनको हम साइड में हटा देंगे, इनसे इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर तेरा x 8/3 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, विच इज मैथमेटिकली नॉट एडमिसिबल, मैथमेटिकली अलाउड नहीं है वो। तो अगर नीचे 0 हो रहा है तो तेरे ऐसी सारी वैल्यूज जो नीचे जो 0 कर रही है डिनोमिनेटर का, उनको तेरे को हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से इस वाले फैक्टर को हटा रहा हूँ, ये क्या कि यहाँ पे 4 है, मुझे जरूरत नहीं है, तो आई हैव टू कीप इन माइंड कि 8/3 मेरे आंसर में ना आए। जैसे मैंने बाकी को सोल्व किया तो मेरा 8/3 आंसर में आ गया, यहाँ पे 8/3 आ गया, तो मेरे को 8/3 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां से मैं आगे चलता हूं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये बच्चों जो हम अब पढ़ेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, और मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी कि मैं आराम आराम से और धीरे धीरे पढ़ाऊं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जिसको जो भी रोकना होगा मुझे कहीं पे भी रोक लेना, और क्लास के बाद भी वीडियो लेक्चर देख लेना जो पूछना हो, और मुझे मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, पर्सनली मैसेज कर सकते हो अगर कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट आ रहा हो तो। लेट्स मूव टू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर IIT JEE मैथमेटिक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मॉड x, इसको हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, ग्राफिकली भी एनालाइज करेंगे और एल्जेब्रिकली भी एनालाइज करेंगे। तो y इज इक्वल टू मॉड x का मतलब है y इज गोइंग टू बी इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज गोइंग टू बी माइनस x इफ x इज लेस देन 0। आपको 0 पे लगाना है, कहीं पे भी इक्वलिटी लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए चाहे वहां लगा दीजिए, इक्वलिटी कहीं भी हो सकती है, क्योंकि -0 विल बी इक्वल टू +0। इसका मतलब हुआ अगर y मेरा फंक्शन x की जगह मॉड fx होता है, तो आई विल से y इज गोइंग टू बी इक्वल टू fx if fx is greater than 0 and minus fx if fx is less than 0। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में भी स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमेशा ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस होता है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि -3 डिस्टेंस है या 3 डिस्टेंस है, वो हमेशा 3 की यूनिट की डिस्टेंस की बात करेगा। तो अगर आप एक यहाँ से यहाँ ले लें, एक ये आपका हिंज हो गया, यहाँ से कोई यहाँ पे कुछ सेंटर्ड है, तो इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे 3 के डिस्टेंस पे हैं, तो डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी बेसिकली। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया, मैं सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि भाई कितनी दूर है ये बताओ, कौन सी डायरेक्शन में, इससे मैं कंसर्न नहीं हूँ, मैं सिर्फ डिस्टेंस से कंसर्न हूँ, क्वांटिटेटिव वैल्यू से कंसर्न हूँ। जैसे अगर कोई मुझे बोलता है ये -3, तो -3 के अंदर क्वांटिटी कितनी है ये बताओ, तो -3 के अंदर क्वांटिटी तो 3 ही है ना भैया, माइनस तो उसका साइन है कि वो एक्स एक्सिस के पीछे की तरफ है। तो 3 के अंदर 3 की क्वांटिटी है, -3 के अंदर भी 3 की ही क्वांटिटी है, माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। So when I am not concerned with direction, but I am concerned only with the quantitative part of it, then that is absolute value function. इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें तो y इक्वल टू मॉडल्स का ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, ये y इक्वल टू मॉडल्स का ग्राफ है, सारे बच्चों को आता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें x को हम y इक्वल टू मॉडल्स को एक और तरीके से समझ सकते हैं। y इक्वल टू मॉडल्स को वी कैन लुक एट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। मॉड x इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा कह सकते हो आप। जैसे अगर कोई बोलता है ये -3, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ -3 इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम ओरिजिन, एंड डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज 3। तो जैसे मॉड x को मैं बोल रहा हूँ, मॉड x मींस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन। Similarly, mod x minus a can be represented as or understood as distance of x from a। ये इंपॉर्टेंट चीज है। mod x minus a can always be understood or can always be taken as distance of x from a। तो अगर कोई मुझे बोलता है mod of x minus 1, तो mod of x minus 1 का मतलब है x का 1 से डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आता है? इससे ये आता है कि अगर कोई बोलता है कि mod of x minus 1 इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, तो अगर मैं नंबर लाइन को थोड़ा सा एनालाइज करूं तो मैं बोलूं कि 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने पॉइंट डाल दिए थोड़े यहाँ पे, -1 -2 -3 -4, और मैं बोलता हूं कि mod of x minus 1
इज लेट्स से इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है x का 1 से डिस्टेंस 3 यूनिट है। mod of x minus a will always be taken as distance of x from a, distance of x from a। तो mod x minus 1 इक्वल टू 3, इसका मतलब x का 1 से डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो अगर 1 से डिस्टेंस 3 यूनिट है x का, तो x या तो 4 होगा क्योंकि ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, या फिर x माइनस 2 होगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी 3 यूनिट है। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन को देखूंगा, मैं सीधा बोलूंगा x या तो मेरा 4 होगा या x मेरा -2 होगा। मैं उसको केस बना के सोल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैथमेटिकली कैसे करते हैं? मैथमेटिकली करते हैं, केस बनाते हैं। केस 1, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 होगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। केस 2 इस तरीके से सोल्व करते हैं जब हम स्कूलों में सोल्व करते हैं। केस 2, x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 होगा तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2। इस तरीके से सोल्व करते हैं, विच इज एल्जेब्रिकली सोल्व करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है, विच इज ओके। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस के टर्म में देखोगे तो तुम्हें सीधा दिख जाएगा कि भाई क्या होने वाला है। जैसे अगर कोई मुझे बोलता है कि mod ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो mod ऑफ x प्लस 1 का मतलब क्या है? mod ऑफ x प्लस 1 को ध्यान से देखना, mod ऑफ x प्लस 1 का मतलब है mod ऑफ x माइनस -1। तो इसका मतलब हुआ x एक ऐसा नंबर है जिसका -1 से डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो अगर -1 से डिस्टेंस 3 यूनिट है तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा और -4 आएगा। तो मैं मतलब ये हमेशा हम कर सकते हैं, मतलब इट्स अल्टरनेटिव अप्रोच बेसिकली। वी कैन ऑलवेज लुक एट मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a एज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a। तो इससे हम कभी कभी मॉड्यूलस वाली चीजों को ज्यादा इजीली हैंडल कर सकते हैं, जैसा कि हम अभी देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखाया है उसको अच्छे से समझ लो, और अगर किसी चीज में कोई दिक्कत है तो मुझसे डिस्कस कर लो एक बार। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम माइनस a, ये हम तब यूज करेंगे जब हमारा a लेस देन 0 हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सॉरी, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों क्लियर है ये चीज? यस ठीक है। दूसरी चीज, अब सपोज करो y इज इक्वल टू, एक काम और करते हैं, अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू मॉड x, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसा। अगर मैं बोल दूं, मैंने अभी कराया नहीं ये चीज, मैं आगे ग्राफ्स में कराऊंगा, लेकिन अभी समझाने के लिए जो चीजें जरूरी है वो मैं साथ साथ समझा लेता हूँ। एक छोटी सी चीज समझा लेता हूँ यहाँ पे, जिससे मैं आराम से आगे बढ़ सकूँ। दो छोटे छोटे कंसेप्ट में ग्राफ के अभी डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी ग्राफ के कंसेप्ट में बाद में डिस्कस करूंगा। पहला ग्राफ का कंसेप्ट है, देखो ये वाला। सपोज करो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है आपका। तो अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस a का जो ग्राफ होगा, जैसे ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, इसे समझा लेता हूँ। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मेरा ये बनता है। तो अगर कोई मुझे बोलता है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ, तो मॉड x कहाँ पे 0 हो रहा है? x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है। मॉड x प्लस 1 कहाँ पे 0 होगा? x इक्वल टू -1 पे। तो इसका जो ग्राफ होगा y इक्वल टू x प्लस 1 का, उसमें क्या होगा? -1 पे 0 हो जाएगा। उसके अलावा ये ग्राफ हमेशा मॉड x की तरह रहेगा। तो ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू मॉड x माइनस x प्लस 1 का। और अगर कोई मुझे बोलता है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसके ग्राफ में ये ग्राफ कहाँ पे 0 होगा? x इक्वल टू 1। तो ये x इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे 0 होगा, उसके अलावा ये दोबारा मॉड x का ग्राफ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, ताकि हम बेसिक चीजें हैंडल कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो आपका y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ अगर आपको करना है, देखो मॉड x का ग्राफ ये था, x प्लस 1 का किया तो क्या किया? 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया जब x प्लस 1 था। जब x माइनस 1 हुआ तो क्या हुआ? 1 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो अगर आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और आपको बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बच्चों ये हो जाएगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए। ये जो पूरा ग्राफ है आपका ओरिजिनल ग्राफ, वो a यूनिट लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ a यूनिट इधर चला जाएगा, इधर a यूनिट, अगर a ग्रेटर देन 0 है। a को हमेशा ग्रेटर देन 0 देंगे, इसको याद रखना, a हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम इस केस में, a ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स प्लस ए का जो ग्राफ है वो एक यूनिट a यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। एफ ऑफ x प्लस ए के लिए वी विल मूव एफ एक्स का ग्राफ एक यूनिट इधर, और एफ ऑफ x माइनस ए के लिए क्या करेंगे? एक यूनिट a आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये जो मैंने नया ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ मेरा बन जाएगा एफ ऑफ
एक्स माइनस ए का। ये ग्राफ बना मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस ए का। बीच वाला ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, और ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का। तो अगर कोई बोलता है मॉड एक्स का ग्राफ, तो अगर मॉड एक्स का ग्राफ होगा तो मॉड एक्स का ग्राफ सीधा सीधा बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, इसी के साथ एक्स स्क्वायर ग्राफ दे देते हैं। तो ये मेरा ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, पैराबोला का। तो अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट इधर चला जाएगा, ये 2 पे जाके मिलेगा, ये 2 होगा, ये 0 है, और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर मुझे ये बताओ ये चीज क्लियर है सबको जो मैंने अभी लिखी है, बहुत छोटी सी, छोटा सा कंसेप्ट है, जनरली सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को एनालाइज कर सकूं उसके लिए समझा रहा हूं। ये ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ की सारी क्लास नेक्स्ट क्लास होगी या उससे नेक्स्ट होगी, डिटेल में करेंगे ग्राफ को। अभी जो समझा रहा हूँ वो एक बार देख लो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ क्यों? क्या बच्चे? नहीं 2 पे नहीं, सॉरी, रूट टू माइनस रूट 2। अरे क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 उल्टा कर दिया बेटा, सॉरी सर वो तो इधर आना चाहिए। सॉरी, एक मिनट, अब बताओ, अब बोलो। सर बस ठीक है। हाँ ठीक है, सॉरी बेटा। बाकी लोग देख लो, और कोई गलती करी है मैंने तो वो भी पॉइंट आउट कर दो, नहीं तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, डिस्कस कर लो। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं। तो हमने एक चीज देखी, दोबारा लिख रहा हूं, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये एक मिनट दोबारा लिख देता हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस a, this point is a comma 0, and y is equal to mod of x plus a, this point is minus a comma 0. I guess that this should be clear and comfortable to everybody. ये मेरे ख्याल से सबको ठीक लगेगा, ठीक है? ठीक है, तो इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं। तो एफ एक्स का ग्राफ एक यूनिट इधर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ, ये ए यूनिट है, और ए यूनिट अगर वो इधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ। इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के छोटे से कंसेप्ट को याद रखिएगा, आगे भी जरूरत पड़ेगी। दूसरा कंसेप्ट छोटा सा, ये है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब मैं कर रहा हूं एफ एक्स के अंदर ऐड कर रहा हूं एफ एक्स प्लस ए। अगर मैं एफ एक्स प्लस ए ऐड करूंगा तो क्या होगा, कर्व ए यूनिट ऊपर चला जाएगा, ये कर्व बनेगा एफ एक्स प्लस ए का, और ये कर्व बनेगा एफ एक्स माइनस ए का, ए यूनिट नीचे आ जाएगा। अगर ए यूनिट नीचे आ जाता है या ए यूनिट ऊपर चला जाता है तो एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। इसी चीज को एक बार दूसरे फंक्शन में दिखा रहा हूँ, मॉड एक्स में। ये बना मेरा ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, और ये ग्राफ बन जाएगा मेरा y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 का, और ये ग्राफ बन जाएगा मेरा मॉड एक्स माइनस 1 का। यही चीज सब पे लग जाएगी, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो चाहे कोई और फंक्शन हो। किसी को कुछ पूछना है इस फिगर में जो मैंने बोर्ड पे बना रखी है? छोटे छोटे 2 ट्रांसफॉर्मेशन कराए हैं मैंने अभी। पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कराया है y एफ एक्स गोज टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन में करा रहा हूँ एफ एक्स गोज टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। तो ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली, इसलिए मैंने इनको ग्राफ कराने से पहले ही अभी करा दिया ताकि हम इस पर आराम से हैंडल कर सके जो हम पढ़ रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है अभी तो मुझसे पूछ लो। सर दोनों के ग्राफ सेम ही होंगे? नहीं, सेम कैसे होंगे? ये देखना, मॉड एक्स प्लस 1 ऐसा है, सेम कैसे होंगे? मॉड एक्स, देख मैं तेरे को बताता हूँ क्या बोल रही हूँ। ठीक है सर, ठीक है, आ गया। ठीक है, ठीक, क्लियर है सबको? मिटा दूं? ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। किसी को नहीं मिटवाना तो ना बोल दो, वरना मैं मिटा दूंगा। मिटा दूं? ठीक है। समझाने के लिए 1-2 एग्जांपल, वैसे जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आगे कर लेंगे हम, लेकिन फिर भी कंफ्यूज मत हो बच्ची। मॉड एक्स माइनस 1 ये होगा, और मॉड एक्स
ये क्या होगा, ये होगा मॉड एक्स प्लस वन, ये क्या होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, नहीं एक्स प्लस वन, ये होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग ग्राफ होंगे दोनों, ठीक है। मैं यहां से आगे चल रहा हूँ नाउ। अभी हमने एक फंक्शन देखा था y इज इक्वल टू, लेट्स से मैं एक फंक्शन देखता हूँ मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू। इसको एनालाइज करते हैं जरा। अब देखो जब y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन है, तब फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसे करके जा रहा है, वन से ऐसे करके, ये वन है पॉइंट। अगर मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू होगा, इसको बच्चों मैं थोड़ा सा चाहता हूँ तुम लोग एनालाइज करो। वैसे तो मैं हेल्प करता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ इसको। मैं इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू थोड़ा सा एनालाइज करना चाह रहा हूँ मैं इसको, कि ये किस तरीके से बिहेव करने वाला फंक्शन। तो एक काम करते हैं, पहले अलजेब्रिकली बिहेव करते हैं, उसके बाद मैं इसे ग्राफिकली करूंगा। बोट, सचिन क्या भेज रहे हो, बोट भेज रहे हो सबको चैट में, क्या है ये बोट? चलो, तो मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू को एनालाइज कर रहे हैं। अलजेब्रिकली करेंगे, अलजेब्रिकली भी करेंगे और ग्राफिकली भी करेंगे। पहले अलजेब्रिकली कर लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए समझने में। मैं एक लेवल पे, पहले लेवल पे मैं कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो तुम लोग करना, क्योंकि नेक्स्ट लेवल समझाना मुश्किल हो जाएगा ऑनलाइन में। बाकी कोशिश करूंगा कि मैं जितना बता सकूं उतना बता सकूं। देखो सपोज करो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट है, वन और टू। अब अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूं जो टू से बड़ा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सपोज करो मैं कोई नंबर लेता हूं जो टू से बड़ा है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, मॉड एक्स माइनस वन पॉजिटिव होगा। अगर मैंने एक्स को ले लिया लेट्स से 2.5, तो मॉड एक्स माइनस वन पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं कोई नंबर लेता हूं जो लेट्स से वन से छोटा है, यहाँ पे ले लूँ इधर मैं नंबर, माइनस में ले लो, जीरो ले लो, तो क्या होगा, इसकी भी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन मॉड लगा दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। और इसकी भी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन मॉड लगा दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ, अगर तुमको y, ध्यान से सुनना मेरी बात अब, अगर मुझे y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू की मिनिमम वैल्यू चाहिए, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो y की मिनिमम वैल्यू वन और टू के बीच में होने वाली है, देख के पता चल रहा है। क्योंकि अगर तुम टू के बाहर चले गए तो दोनों चीजें पड़ती जाएंगी। सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया x, तो x माइनस वन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और x माइनस टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे ले लोगे तो क्या होगा, और बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब है अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू है, तो y मिनिमम विल अकर। अभी मैं इसको ध्यान से समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा डिटेल में, तो तुमको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ उसको समझते जाओ, और उसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछते जाना। y मिनिमम विल अकर इफ x इज बिटवीन वन एंड टू। अब देखो x अगर वन और टू के बीच में होगा तो क्या होगा। सपोज करो मैं x को यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे। अब मैंने अगर x को यहाँ पे ले लिया तो मॉड एक्स माइनस वन कितना हो गया, इतना, और मॉड एक्स माइनस टू कितना हो गया, इतना। क्योंकि मॉड एक्स माइनस वन और मॉड एक्स माइनस टू कुछ नहीं है, सिर्फ x का वन और टू से डिस्टेंस है। तो इसका मतलब मॉड एक्स माइनस वन जो कि इतना डिस्टेंस है प्लस मॉड एक्स माइनस टू जो कि इतना डिस्टेंस है, उनका सम कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया, विच इज वन। अब इसमें चक्कर ये है कि तुम वन और टू के बीच में एक्स को कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, तुम यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लोगे तो क्या हो गया, मॉड एक्स माइनस वन दोबारा इतना, और मॉड एक्स माइनस टू इतना, दोनों का सम दोबारा वन। यहाँ पे ले लो, मॉड एक्स माइनस वन कितना हो गया, इतना, मॉड एक्स माइनस टू इतना, सम दोबारा वन। तो इसका मतलब है अगर तुम y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, तो x को अगर तुम वन और टू के बीच में कहीं पे भी ले लोगे तो y की वैल्यू मिनिमम ही रहेगी, एंड y मिनिमम विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन। करके देख लो, x को ले लो 0.5, सॉरी x को ले लो वन और टू के बीच में लेना है 1.5 ले लो, x को 1.5 ले लो, कितना हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन हो जाएगा 0.5, मॉड एक्स माइनस टू हो जाएगा 0.5, मतलब माइनस 0.5 होगा, मॉड लगा देंगे फिर प्लस हो जाएगा, सम कितना आ गया 1। x को ले लो 1.7, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 0.7, दूसरा हो जाएगा 0.3, सम कितना हो जाएगा 1। तो हर केस में वन ही आएगा। तो अगर तुमको y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, दो टर्म है, एक है x माइनस वन और x माइनस टू, और इसको तुम जनरलाइज कर सकते हो। आई कैन से y इज इक्वल टू x माइनस a मॉड x माइनस a प्लस मॉड x माइनस b। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा a और b के बीच में होगी, और a और b के बीच में कहीं पे भी ले लोगे वही वैल्यू आएगी। इनफैक्ट a पे भी वही वैल्यू आएगी, b पे भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर तुम इसमें x को 1 डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 2 डाल दो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसके अलावा ये बढ़ता जाएगा 1 और 2 के बाद। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा अगली स्लाइड में, जिससे ये चीज और क्लियर हो जाएगी। पहले मुझे ये बता दो, जो कुछ मैंने बोर्ड पे ये समझाने की कोशिश की है ये सबको क्लियर है,
या अगर कुछ डिस्कस करना है तो डिस्कस कर लो जिससे मैं आगे बढ़ूं। बोलो भाई। सबको क्लियर है? किसी को पूछना नहीं कुछ इसमें? ग्राफ बोर्ड। हाँ हाँ जतिन बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं समझा नहीं था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज बच्चों को क्लियर हो रही है धीरे धीरे। इसका ग्राफ बोट आएगा, बिल्कुल सही लिखा है जतिन ने, अभी हम बनाएंगे तो दिख जाएगा। तो हम इसकी बेसिकली मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, इसको बिठा रहा हूँ मैं, एज्यूमिंग कि बच्चों को मोर और लेस समझ में आ रहा है। देखो सपोज करो कोई बोलता y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, तो दिक्कत ही नहीं है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 1 पे होगी जो कि 0 होगी, ऐसा बन जाएगा, ये खत्म होगी बात। अब मुझे उसने जो दिया है उसने थोड़ा चेंज कर दिया, उसने कहा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। एक बात और ध्यान रखना, जब भी सिंगल टर्म होगी y इज इक्वल टू मॉड x माइनस a, मतलब सिंगल टर्म है एक मॉड में, सिंगल टर्म इन मॉड, इन मॉड ऐसे लिख रहा हूं, दैट मीन्स कर्व विल हैव 2 ब्रांचेस, 2 पार्ट होंगे कर्व के, एक ये वाली ब्रांच होगी, एक ये वाली ब्रांच होगी, एंड एक और पॉइंट होगा, मिनिमम वैल्यू। इस वाले वीडियो को बेशक बाद में देख लेना, रोक रोक के, समझ के अपने पेज पे, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। मिनिमम वैल्यू विल अकर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू होगी, वो पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू a, उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, 0 से नीचे जा नहीं सकता, इसलिए मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अब आ गया दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x। एक काम करते हैं, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक काम करता हूं, इसमें केस लेता हूं, अगर तुम इसके केस बनाओगे मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 के, जो ग्राफ बनेगा तो वो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जब x लेस देन 1 होगा, तो x लेस देन 1 होगा तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी और ये चीज भी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 3। x अगर तुम्हारा 1 और 2 के बीच में होगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1, जो कि हमने देख चुके हैं हम कि x जैसे 1 और 2 होगा ये हमेशा 1 रहेगा, और x अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो ये बन जाएगा दोबारा 2x प्लस 2x माइनस 3। इसको तुम देख लेना मैथमेटिकली, जो मैं लिख रहा हूँ वही बनेगा, क्योंकि देख के पता चल रहा है कि ये हो जाएगा 2x माइनस 3। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जो कि 1 होगी। उसके अलावा ये स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, जो जतिन ने कहा कि सर ये बोट की शेप लेगा, तो ये बिल्कुल बोट की शेप लेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, बच्चों ध्यान रखना। तो इसमें अब ऑब्जर्व करने वाली चीजें क्या क्या है वो मैं अलग से लिख देता हूँ कर्व के साथ में। ये था ऊपर वाले कर्व के लिए, इस वाले कर्व में ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं। देखो 2 टर्म है, x माइनस 1 x माइनस 2, 2 टर्म्स इन मॉड, कर्व विल हैव। अब जैसे कुछ बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर हम नोट्स क्या बनाएं, सारे नोट्स लिखें क्या। अब जैसे ये जो मैं चीजें लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हें बाकी किताब में मिलेंगे नहीं, तो तुमको जो रेलिवेंट दिख रहा है उसे लिख लो, या फोटो खींच लो मोबाइल से, या वीडियो देखोगे तब नोट्स बना लेना। ये भी कर सकते हो कि मेरे वीडियो मेरी क्लास अटेंड कर लो, उसके आराम से वीडियो देखते हुए अपने नोट्स बनाते जाओ अपने हिसाब से। बट जो भी करो ये इंश्योर करना कि जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं क्लास में वो तुम्हें अंदर तक पूरी तरह समझ में आ जाए, वो जरूरी है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कर्व विल हैव 3 ब्रांचेस, ये बोट बन रही है हमारी। और अगला क्या होगा, इसमें होगा मिनिमम वैल्यू विल अकर इन अ रेंज। इस बार मिनिमम वैल्यू पॉइंट पे नहीं होगी, रेंज में होगी, और रेंज क्या होगी, इस केस में रेंज होगी 1 से लेकर 2 तक। अगर मैं इसे जनरलाइज कर दूं तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस a प्लस मॉड x माइनस b, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए y मिनिमम, जनरलाइज कर रहा हूं, विल अकर व्हेन x बिलोंग्स टू a टू b। a से b में x कहीं पे भी अगर तुम ले लोगे तो y हमेशा मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, ग्राफ बोर्ड जैसा बनेगा। हाँ बेटा बोलो। सर जो x स्मॉलर देन 1 है ना, उसमें सर हाँ। माइनस 1 है, माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 आएगा, नहीं बेटा प्लस 3 आएगा। अगर तेरा x लेस देन माइनस 1 है, क्या कर रहा है तू, x लेस देन माइनस 1 है। गलती से। हाँ हाँ तूने गलत ले लिया ना, वो ये आएगा जो लिखा हुआ मैंने। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है कि ये जनरलाइजेशन मैंने ए और बी पे ले लिया है, ए और बी जरूरी नहीं है कि आसपास हो, कहीं पे भी हो सकते हैं, तो मिनिमम हमेशा यहीं पे होगा। तो अगर कोई बोलता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 100, तो इसका जो मिनिमम होगा वो कहाँ पे होगा, x बिटवीन 1 एंड 99 के बीच में मिनिमम हो जाएगा इसका, हर जगह मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी। उसके अलावा ये हमेशा ऐसा जाएगा स्ट्रेट लाइन की तरह।
बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इस पे अभी और बिल्डअप होगा मामला आगे, तो जरा ध्यान से समझ लेना इसको और पूछ लो, कुछ पूछना है तो अभी मुझसे। सर वो 1 to 100 है ना, मतलब सर आपका? हाँ 1 to 100, मैं तो ये बोल रहा हूँ 1 to 100 अगर होता है, लेट्स से ये है, तो उसमें 1 से 9, सॉरी हाँ 1 से 100, 1 से 99 लिख दिया मैंने, 1 से 100 बिल्कुल ठीक है। तो 1 से 100 में कहीं पे भी ले लो एक्स, तुम्हारा मिनिमम आ जाएगा बेसिकली। 99 होगी वैल्यू, बी माइनस ए होगी वैल्यू। मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? मिनिमम वैल्यू होगी वाई मिनिमम होगा कितना? बी माइनस ए। बी डिफरेंस ए ले लो, क्योंकि क्या पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन होगा ये। भाई लोग क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ रहा हूं। y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए, ग्राफ ऐसा आएगा। y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी, ग्राफ ऐसा आएगा। 2 आर्म्स 3 आर्म्स। अगला अपने आप एनालाइज कर सकते हो करना चाहो तो, मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, कहोगे तो जब फिजिकल क्लास होगी तब करा दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन कंसेप्ट समझ लेना अच्छे से। मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी प्लस मॉड एक्स माइनस सी, 3 ले लिए मैंने। इसका जो कर बनेगा उसमें यहाँ पे 3 है तो 4 टर्म होंगी, और 4 टर्म होंगी तो कुछ ग्राफ ऐसा बनने वाला है, ऐसा। मिनिमम वैल्यू दोबारा एक ही पॉइंट पे आएगी, मिनिमम वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट पे आएगी। ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। वाई मिनिमम विल अकर एट एक्स इक्वल टू बी। एनालाइज कर लेना अगर करना है तो अच्छा रहेगा, अगर एनालाइज कर लोगे तो 3 पॉइंट ले लेना बेसिकली एबीसी, और फिर देखना कि अगर एक्स यहाँ पे होगा तो क्या होगा, एक्स यहाँ पे होगा तो क्या होगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा तो क्या होगा, थोड़ा एनालाइज करोगे तो आइडिया लग जाएगा। ध्यान रखना अगर यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्म, कर्व की 4 ब्रांच होंगी, कर्व विल हैव 4 ब्रांचेस, 4 आर्म्स। अगर 3 टर्म है तो कर्व की 4 आर्म होंगी, 4 आर्म होंगी तो मिनिमम एक पॉइंट पर अकर करेगा, मिनिमम विल अकर एट अ पॉइंट। इसको ध्यान रखना, एक चीज होगी मिनिमम पॉइंट पे होगा, 2 हो जाएंगी मिनिमम रेंज में होगा, 3 होंगी मिनिमम पॉइंट पे होगा, 4 होंगी मिनिमम रेंज में हो जाएगा, 5 होगी मिनिमम पॉइंट पे होगा, 6 होंगी मिनिमम रेंज में हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट ऑड इवन के हिसाब से वेरी करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो मिनिमम हमेशा पॉइंट पे होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो मिनिमम रेंज में होगा, मिनिमम विल बी इन अ रेंज, मिनिमम इन अ रेंज। क्लियर है ये चीज? बच्चों किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर ये ए और बी माइनस में लेके आपने करवाया है, तो प्लस वाला होगा तब भी सेम रहेगा? कंसेप्ट सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इधर आ जाएंगे बेसिकली, इधर आ जाएगा, अगर माइनस है वो तो इधर आ जाएगा ना बेसिकली, और कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा सब कुछ। सर ग्राफ सिमेट्रिकल ही होगा? बेटा ग्राफ सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा डिपेंड करेगा एबीसी पे। अगर तेरा ग्राफ ऐसा हो गया, अगर तेरे एबीसी इस तरीके से है कि एबीसी सिमेट्रिक है जैसा मैं अभी लिख रहा हूँ, तो ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर तेरा एबीसी ऐसे हो गया जो कि सिमेट्रिकल नहीं है जैसा कि मैं अब लिख रहा हूँ, तो ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। इस केस में ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं होगा, इस केस में ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। ठीक है? ओके सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, अब मैं एक दो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को थोड़ा डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे देता हूँ, या घर के लिए भी एनालाइज करने के लिए बोल सकता हूँ मैं। और पहली मैं चीज लिख रहा हूँ, जैसे इफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, तो इस केस में y मिनिमम विल, दो टर्म्स हैं तो 3 आर्म बनेंगी, y मिनिमम विल अकर कहाँ पे होगा, 3 आर्म बनेंगी तो क्या होता है, रेंज में होगा। y मिनिमम विल अकर फॉर x बिलोंगिंग टू
1 to 2, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। तो इसमें y मिनिमम विल बी, इसमें 3 टर्म्स हैं तो 4 ब्रांच बनेंगी, 4 ब्रांच बनेंगी तो सेंटर पॉइंट पे मिनिमम होगा, तो y विल मिनिमम एट x इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस a प्लस मॉड x माइनस b प्लस मॉड x माइनस c, तो यू विल से सर y मिनिमम विल बी एट x इक्वल टू b एंड मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम की वैल्यू होगी x इक्वल टू b डाल दो तो c डिफरेंस a आ जाएगा, इसके अंदर c में से a माइनस कर दोगे, बड़े में से छोटा तो वो आ रही है वैल्यू। अब अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4, इसका बताओ भाई कहाँ होगा y मिनिमम, इसका y मिनिमम कहाँ पे होगा, सर 2 से इसमें, लेकर 3। हाँ इसमें 4 टर्म है, 4 टर्म है तो 5 ब्रांच बनेंगी, 5 ब्रांच बनेंगी तो जो बीच में रेंज आएगी वहां पे मिनिमम होगा। y मिनिमम विल अकर फॉर x बिलोंगिंग टू 2 to 3, चाहे 2 डाल दो चाहे 3 डाल दो वैल्यू सेम आएगी। 2 डाल के देखो, x इक्वल टू 2 डालो क्या हो जाएगा, 2 पे ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये 2 पे होगा, x इक्वल टू 2 पे 4 आ गया, और x इक्वल टू 3 पे कितना आएगा, 3 डाल के देखो, 3 में पहले टर्म क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, ये भी 4 होगा, तो 2 और 3 दोनों पे वैल्यू 4 आएगी, तो y मिनिमम हमेशा 2 से 3 में कहीं पे भी हो सकता है। कर्व बनाने जाओगे तो कर्व में 5 ब्रांच आएंगी, पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरा सीधा, चौथी ब्रांच और पांचवी ब्रांच, तो इस तरीके से 5 आ जाएंगे इसके अंदर। ऐसे ऐसे ये थोड़ा बनाने में दिक्कत आ रही है, लग रहा है कि एक जैसा है लेकिन ये 5 होंगे, आपको पता चल रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों सबको? यस सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ये अब मैं जो तुमको, हाँ बोलो बोलो बोलो। जो मॉड x माइनस b x माइनस b x माइनस c है सर, इसमें जो b पे ही होगा, हमें मतलब फिक्स है b पे ही होगा? हाँ हाँ फिक्स है, बी पे होगा, करके देख ले, लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, एनालाइज करियो खुद। तू एग्जांपल ले ले, तू ले ले y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 10 प्लस मॉड x माइनस 100। अब तू इसमें अलग अलग वैल्यू डाल के देख, और फिर तू देख के 10 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसका लॉजिक है। मैं ना अभी क्लास में ना ऑनलाइन में करा नहीं पा रहा वो, वरना मैं क्या करता, मैं तीनों पॉइंट लेता अभी। मैं बेसिकली इसको ना हटा के यहाँ से, एक मिनट बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। अभी ये अगर ऑफलाइन हो रहा होता तो मैं इसको पूरा समझाता अभी, लेकिन मैं ऑनलाइन में कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा। मैं इसको 3 पॉइंट लेता अभी, मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लेता, ए बी और सी। उसके बाद मैं एक्स की रेंज लेता, उसके बाद मैं देखता कि अगर एक्स यहाँ पे होगा तो क्या होगा। सपोज कर एक्स टू यहाँ पे ले लेता है तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स अगर इसके बाहर जाएगा तो सब पॉजिटिव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सिमिलरली एक्स अगर इधर होगा तब क्या होगा, तब भी सब पॉजिटिव होता जाएगा। एक्स अगर तूने यहाँ ले लिया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी सब पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर तू यहाँ ले लेगा तो ऐसा नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, फिर तू इसे ऑप्टिमाइज करेगा, तो जैसे ही ऑप्टिमाइज करेगा तू देखेगा एक्स इक्वल टू बी पे आके सब रुक जाता है, क्योंकि एक्स इक्वल टू बी लेते ही एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, विच इज मिनिमम वैल्यू। उसके अलावा मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये दिख जाएगा, थोड़ा सा एनालाइज करेगा इसे। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा इसे एनालाइज कर लो तुम लोग तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक लाइन ले लो, उस पर 3 नंबर ले लो 1 2 3, और इसको एनालाइज करो कि भाई अगर एक्स मेरा 3 से बड़ा होगा तो क्या होगा, एक्स अगर मेरा 3 से छोटा होगा तो क्या होगा, तो वहां से दिख जाएगा तुम लोगों को चीज। क्लियर है ये चीज? बच्चों क्लियर है ये सब जो बोला मैंने अभी? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मुझे लग नहीं रहा कि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आज शुरू करूंगा, क्योंकि अभी एब्सोल्यूट वैल्यू में भी काफी कुछ बचा हुआ है। तो बच्चों मैंने एक तरीके से वेवी कर्व को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया है। एब्सोल्यूट वैल्यू में अभी मैं और भी कराऊंगा, लेकिन मैं अभी तुम लोगों को एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक तो मैं घर के लिए, उनको ट्राई कर लेना, मैं इनको डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन ये है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अपने हिसाब से कर लेना। मैंने डिस्टेंस की टर्म्स में बताया, तो डिस्टेंस से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस से नहीं कर पा रहे हो और मॉडुलस को यूज करना चाहते हो तो वो भी देख लेना। वैसे तो डिस्टेंस से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तुमको इसको सॉल्व करना है, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5। 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा अगर डिस्टेंस यूज करोगे, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा, तो ट्राई टू डू दिस। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग एक और ट्राई कर सकते हो, यू कैन से फाइंड y मिनिमम, फाइंड y मिनिमम इफ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ mod x minus r where r goes from 1 to 100। तो इन दोनों क्वेश्चंस को तुम लोग ट्राई कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब मॉडुलस फंक्शन में मुझे टाइम लग जाएगा अभी खत्म करने में, क्योंकि उसमें डिटेल है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी आज की क्लास में यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? अगला जो भी मैं सेशन लूंगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में, तुम लोगों को 31 को पेपर है कुछ बच्चों को, तो 31 को तो मैं नहीं लूंगा परसों, तो मैं शायद वेडनेसडे में ले लूँ।
मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी नेक्स्ट सेशन ले रहा हूँ मैं। तो मैं यहीं से आगे प्रोसीड करूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी खत्म नहीं हुआ है अभी। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में हम लोग अभी काफी कुछ करेंगे, थोड़े और ट्रांसफॉर्मेशन हैं। तो मेरे ख्याल से बस मैं इंट्रोड्यूस करके आज इतना ही छोड़ देता हूँ, एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम द इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलेगा? हाँ बोलो। ऑफलाइन का पता चला सर आपको? बेटा ऑफलाइन का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैडम वही बोल रही थी अब ये मेरे ख्याल से मई में सितंबर में कर देंगी। अब अभी 6 सितंबर 7 सितंबर को तुम्हारा जेईई मेन का रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पिछला जो बैच है उसमें जेईई मेन के जो भी बच्चे नहीं क्वालिफाई कर रहे होंगे, एडवांस में नहीं दे रहे होंगे या नहीं जो भी होगा, वो चले जाएंगे घर। तो उसके बाद मेरे ख्याल से देखो कैसे करेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से जल्दी से जल्दी करने का इरादा है यार हम लोगों का, क्योंकि ना ऑनलाइन में तुम्हें पता ही है वो बात तो आती नहीं है। सेंटर में चक्कर क्या है ना, इस बार एडवांस नहीं हुआ अभी, तो इसलिए एडवांस नहीं हुआ तो बच्चे हमारे पास ही रहते हैं एडवांस तक। अब जब तक एडवांस नहीं होगा तो उनको कैसे करें हम मैनेज, उनको भेज दें, तुमको बुला लें, तो वो थोड़ा सा चल रहा है अभी डिस्कशन। तो उसमें जो भी बेस्ट होगा वो लोग मेरे ख्याल से कर देंगे जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। तो सेंटर पे मतलब सर मैम यही कह रही बच्चे थी कि एक साथ रह सितंबर सकते हैं से सर? स्टार्ट होगा। हाँ सितंबर में होगा बेटा, लेकिन सितंबर में कौन सी डेट को होता है वो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ना इस बार चक्कर पड़ गया ना, दोनों बैच ओवरलैप हो गए। वरना होता क्या, एक बैच खत्म हो जाता है फिर दूसरा बैच आता है तो स्मूथ रहता है, मतलब इस बार गैप भी रहता है हमेशा बीच में 1-1.5 महीने का। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो वो हो जाएगा रिजॉल्व, थोड़े दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। तुम लोग अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज मत करो, पढ़ते रहो अपना अपने लेवल पे जो समझ में आता है। और पूछो, कुछ पूछ रहा था कोई बच्चा? सर अगर इनइक्वालिटी में मोड आ जाए तो? इनइक्वालिटी में मोड आएगा, हम जो अगला सेशन करेंगे उसमें इनइक्वालिटी में मोड आएगा। हम इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे बैठ के, इस टाइप की जितनी भी होती है सारी करेंगे। लेकिन अभी रुक जा, अभी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं। आएगा इनइक्वालिटी में मोड आएगा, इनइक्वालिटी में मोड भी आएगा, इनइक्वालिटी में लॉग भी आएगा, सब कुछ आएगा। करेंगे, अगली क्लास में करूंगा उसको मैं। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है इनइक्वालिटी से रिलेटेड तो पूछ लो मुझसे, नहीं तो मैं जो मैंने फूड फॉर थॉट दिया था उसके आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। सिर्फ आंसर्स, अगर सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन पूछ लो मुझसे, नहीं तो मैं आंसर बता दूंगा। अगर तुम लोगों को चाहिए और सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो, और इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। चलो ठीक है, हाँ बोलो। सर आप एक बार मैम से कंफर्म कर लेना ऑनलाइन क्लास। क्या बोल रहा बेटा, क्या बोल रहे हो? सर मैम से आप कंफर्म कर लेना ऑफलाइन क्लासेस को। मैं कंफर्म कर लूंगा मैम से ऑफलाइन क्लासेस। अरे तुम लोग भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मैडम को, मीनाक्षी मैडम को, नहीं तो मैं पूछ लूंगा, ग्रुप में सर भी डाल मैंने सकते हो। पूछा था, अच्छा, मैम ने बोला कि 6 को तो नहीं होगा लेकिन सितंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा, कि अभी बता देंगे जो भी डेट होगी। हाँ वही है, वो कोशिश कर रहे हैं। पहले 6 को तो हो नहीं पाएगा, 6 तो बहुत जल्दी है। हालांकि हम लोग ना 5 तारीख को पुराने बच्चों को बुला रहे हैं जो सेंटर में नहीं है, उनको शायद सर्टिफिकेट वगैरह दे देंगे जो रखे हुए उनके। तो मेरे ख्याल से मिड सितंबर के आसपास शुरू होने की वो है उम्मीद। भाई मैं सच बताऊं तो हम तो सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू हो, क्योंकि तभी ना टाइम भी कम है और मजा भी आएगा इकट्ठे रहने में, पढ़ने में। तो करते हैं, कोशिश करते हैं बेटा, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी कर देंगे हम लोग भी, चाहिए रहेगी जल्दी हो जाए। मैम यही कह रही थी कि जल्दी स्टार्ट करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, ऑब्वियसली कोई डिले करना नहीं चाहता। और सर मैंने भी पूछा था मैम से, और मैम बोलते 15 में भी 15 और 20 हो जाएगा। पता नहीं यार कब होगा, लेकिन भैया तुम मान के चलो मिड सितंबर मान के चलो, नहीं तो 15-20 सितंबर के आसपास इन्फॉर्म कर देंगी मैडम, ग्रुप पर डाल देगी। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं तो गणित पढ़ा रहा हूँ अभी, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा जब तक शुरू नहीं होता है, उसके बाद ऑफलाइन कराऊंगा। तो अभी आज की क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पहले मुझे बताओ, वरना मैं फिर वो डिस्कस करूँ, फूड फॉर थॉट और वाइंड अप करूँ फिर सेशन। कुछ पूछना है अभी? तो एक काम करना, ये जो दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे हैं सारे बच्चे, इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। मैं जो अगला सेशन शुरू करूंगा इन दोनों क्वेश्चन से ही शुरू करूंगा जो बोर्ड पे इस समय दिख रहे हैं आपको। इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। और जहां तक बात रह गई फूड फॉर थॉट वाले की, मैं सिर्फ आंसर्स दे रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी डिटेल में। एक क्वेश्चन था 1111191 टाइम्स प्राइम है कि नहीं है, तो इसका आंसर है ये प्राइम नहीं है। क्यों है ऐसा, कैसे पता चलेगा? मैथमेटिकली सोच सकते हो, अगर आइडिया है तो क्लियर है, नहीं तो चाहोगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा। प्राइम नहीं होगा ये। करूं डिस्कस या रहने दूं? कर लो। चलो ठीक है, कर लेते हैं डिस्कस भाई। मैं ये स्क्रीन साफ कर रहा हूँ, और जिन भी लोगों ने मेरा पिछला सेशन देखा था वो ये समझ सकते हैं कि मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था कि ये 11191 टाइम इसमें लिख दिया बंदे ने, तो ये प्राइम है कि नहीं है, ये पहला क्वेश्चन था। देखो 7वीं 8वीं क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन अप्लाई करने में देखो कितनी दिक्कत आती है। इसको करने से पहले मुझे तुम ये बताओ, 2 2 2 2 2 2 6 बार लिखा है मैंने, ये 2 2 6 बार जो है 2 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। होगा। क्या आंसर आएगा डिवाइड करने पे? 1 0 1 0 1। क्लियर है ये चीज?
यस अच्छा ठीक है, 2 2 2 2 2 2 2, क्या ये होगा 2 2 से डिवाइड? नो सर। नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, ये इससे भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 7 टाइम्स आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा था? 6 टाइम्स। तो अच्छा, इसका मुझे एक और फैक्टर बताओ, 222 का, इसका एक और फैक्टर है, तुम देख के बता सकते हो, वो होगा 2 2 2, इससे भी डिवाइड हो जाएगा ये। अगर तुम 2 2 2 2 2 2 को 222 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1001। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। बस हो गया क्वेश्चन। अब 111 91 टाइम्स है, 91 क्या है? 91 इज 13 into 7, तो इसका मतलब हुआ 11111 7 टाइम्स अगर तुम ले लोगे तो दिस विल डिवाइड दिस। आंसर क्या होगा? 1 देन 12 बार 0, 12 बार 0, क्योंकि ये 7, ये 13 नंबर 7 बार आएगा ना, 6 बार 0, 6 बार 0, फिर 1, फिर 6 बार 0, फिर 1। एक तो ये फैक्टर होगा इसका, और दूसरा फैक्टर होगा 1111 13 टाइम्स। ये दोनों के दोनों इससे फैक्टर होंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट में क्लियर हो गया होगा इस वाले एग्जांपल से। अगर नहीं हुआ है तो मुझसे पूछ लो या थोड़ा सा खुद सोच लेना, आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? यस अगर ये 91 टाइम्स की जगह 97 टाइम्स होता तो ये प्राइम हो जाता। अगर ये 91 की जगह 97 टाइम्स होता तो ये प्राइम हो जाता बच्चों, क्योंकि 97 प्राइम है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अगला, सर अरे यार मिटा दिया। हाँ बोलो, लो बोलो। उसमें जो था क्या बोल रहे, आपने 91 इज इक्वल टू 13 into 7 किया, राइट? देन उसके बाद आपने 7 को एज अ डिवाइजर यूज किया। हाँ तो फिर हाँ सर किया। 13 टाइम्स यहाँ पे क्या चीज है? ये दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि 111 टाइम्स विल बी डिविजिबल बाय, ये देख के पता चल रहा है मुझे, विल बी डिविजिबल बाय। अगर कोई मुझसे बोले कि ये फैक्टर क्या क्या है, तो दो फैक्टर तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। पहला फैक्टर है 111 7 टाइम्स, और दूसरा फैक्टर है 111 13 टाइम्स। तो ये दोनों के दोनों ऐसे फैक्टर हैं, और दोनों से डिवाइड करने पे क्या आएगा ये भी तुम देख सकते हो। इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 1 6 टाइम्स 0 फिर 1, फिर 6 टाइम्स 0 फिर 1, और इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 12 टाइम्स 0 फिर 1, फिर 12 0 फिर 1, इस तरीके से आएंगे। तो ये दो फैक्टर तो इसके साफ दिखाई दे रहे हैं, देखते ही पता चल रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये प्राइम नहीं रहा, जैसे तुम्हें एक फैक्टर दिया। ओके सर, नाउ क्लियर सर। क्लियर, वेरी गुड। किसी और बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में फुट फुट थॉट में कुछ पूछना है तो डिस्कस कर लो, वरना मैं अगले पे जाता हूँ। ठीक है, अगला, अगला कौन सा था भैया? अगला था मेरे ख्याल से एबीसीडी वाला। यस सर। तो एबीसीडी 4 का मल्टीपल होता है, ये तो क्लियर है, ये तो सबको पता होगा, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे करके। अगर मैं बोलूँ 7 5 24, तो 7 5 24 इज 7500 प्लस 24, क्योंकि ये 100 का मल्टीपल है तो दिस इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर सीडी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपल हो गई तो पूरा नंबर 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो काफी ऑब्वियस है और काफी सिंपल है। आई एम प्रेटी श्योर सब लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस अब आता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल में थोड़ा सा लोचा आ जाता है। अगर तुम 3 को लिखो इन बेस सिस्टम, जो हमारा नंबर सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, तो दिस इज बेसिकली 1000 into a प्लस 100 into b सॉरी प्लस 10c प्लस d। जैसे अगर कोई मुझे बोलता है 7532, तो क्या मतलब हुआ? तो मतलब हुआ 7000 जमा 500 जमा 30 जमा 2, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको 3 का मल्टीपल बनाना है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो दिमाग लगेगा ऐसे, वो लगेगा 999a प्लस a प्लस 99b प्लस b प्लस 9c प्लस c प्लस d। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से हो गया 9c प्लस 99b प्लस 999a प्लस आ गया हमारा जो हमको चाहिए, आ गया देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये जो है ये तो 3 का मल्टीपल है ही है, 3 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल ये तो हमेशा रहेगा। तो अगर ए बी प्लस बी प्लस सी डी 3 का मल्टीपल हो गया या 9 का मल्टीपल हो गया, तो आपका पूरा नंबर जो है एबीसीडी वो 3 का या 9 का मल्टीपल हो जाएगा। 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका लॉजिक आपके सामने बोर्ड पे है, ये है उसका लॉजिक।
क्योंकि आप नंबर को इस तरीके से लिख सकते हो कि ये फैक्टर हमेशा 3 का मल्टीपल है। तो अगर सम ऑफ डिजिट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3 का मल्टीपल हो गया तो नंबर भी 3 का मल्टीपल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पूछो डाउट। ठीक है, इसका मतलब क्लियर है ना? ठीक, यही से मेरे ख्याल से तीसरा भी था, तीसरा भी बताना है क्या? वो जीरो वाला वो सर्कल के अंदर पॉइंट लेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डायमीटर पे है? 1 है प्रोबेबिलिटी, और कितनी है? सर्कल के अंदर कहीं पे भी पॉइंट ले ले, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दे तो डायमीटर बन जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 है। कहीं पे भी ले ले पॉइंट सर्कल का, तो हर पॉइंट डायमीटर पे आएगा ही आएगा। सर्कल के अंदर पॉइंट ले लिया, क्या प्रोबेबिलिटी डायमीटर पे है? पक्का डायमीटर पे 1 है प्रोबेबिलिटी, और कितनी है? 1 है। हाँ 1 है। चलो, और कोई क्वेश्चन तो नहीं था? और था मेरे ख्याल से, और पूछना है कुछ? यस सर, और थे। ये वाला था 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, शायद ये था नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, है ना? यस सर। करा किसी ने ये? सर ऐसे ही सर 2 की पावर मतलब 2 की पावर 10 फैक्टोरियल आएगा क्या सर? नहीं 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 नहीं। कोई और? किसी और को आंसर बोलना है इसका, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड? ठीक है, नहीं बोल रहा कोई। ये बताऊं मुझे कि इसका आंसर लिखूं बोर्ड पे कि नहीं लिखूं? सिर्फ आंसर समझा दोबारा दीजिए। पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बोर्ड पे लिखूं कि नहीं लिखूं? लिख दो सर। ठीक है, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, बच्चे ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। ये होगा इसका आंसर, नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड विल बी दिस 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 2 into 10 फैक्टोरियल। दिस इज द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। जिनको ट्राई करना है वो ट्राई कर लीजिएगा। तो सर कैसे? कैसे? अरे बच्चे एक बात बता, 6 फैक्टोरियल में कितनी, देख एक बात सुन। अच्छा तो कैसे पूछ लिया इसने, अब तो मैं बता ही देता हूँ। 10 to the power 17 कितनी जीरो होंगी एंड में? 17 जीरो होंगी, ये तो मानेगी। यस सर। 100 to the power 17 कितनी जीरो होंगी एंड में? 2 into 17 34 जीरो होंगी, क्योंकि वो 10 स्क्वायर है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, 6 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती हैं? जीरो कब आती है? जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं। 6 फैक्टोरियल में एक जीरो आएगी, क्योंकि 2 और 5 एक ही बार आ रहे हैं, तो एक जीरो होगी 6 फैक्टोरियल में। ये क्लियर है? 1 0 1 0, यहां तक क्लियर है? ये बता पहले। क्लियर है सर। तो 6 फैक्टोरियल में अगर एक जीरो है तो 6 फैक्टोरियल के सर पे 6 फैक्टोरियल चढ़ा देगी तो कितने जीरो हो जाएंगी? इसको देख, 10 to the power 17 को। 10 to the power 17 में कितनी जीरो हो गई थी? 17। क्यों? क्योंकि सर के ऊपर 17 चढ़ा हुआ है। तो 6 फैक्टोरियल में एक जीरो है, तो 6 फैक्टोरियल टू द पावर 6 फैक्टोरियल के सर पे कितनी जीरो हो जाएंगी? 6 फैक्टोरियल। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। समझ गए सर। बस हो गया। इसमें 6 फैक्टोरियल जीरो होंगी भैया, अच्छा इसमें 8 फैक्टोरियल जीरो होंगी भैया, और इसमें होंगी 2 into 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल में 2 बार जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएंगी। 10 फैक्टोरियल में 2 जीरो है, सर पे 10 फैक्टोरियल तो होगी 2 into 10 फैक्टोरियल। दूसरी चीज, अगर तू 10 को 100 से मल्टीप्लाई करती है तो जीरो ऐड हो जाती है, 3 जीरो हो जाती है एंड में। अगर तू इन सबको मल्टीप्लाई करेगी तो जीरो ऐड हो जाएगी, जीरो ऐड होकर तेरा ये आंसर आ जाएगा जो हमने बोर्ड पे। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो दोबारा। हो गया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं अपना कैमरा ऑन कर देता हूँ एक बार, मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ फिर। तो आज का सेशन हो गया है, किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ इस सेशन की, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे थोड़ी देर बाद। किसी को बोलना है कुछ तो बोल दो एक बार। हाँ बोलो। सर आप लिखते लिखते कैमरा ऑन नहीं रख सकते? बेटा मैंने बंद कर दिया था, जरूरत नहीं थी लिखने में, क्या जरूरत थी कैमरे की? मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया था, स्क्रीन तुझे दिख रहा था। सर समझ अच्छा आता है, कैमरा कौन होता है ना सर, एक्स प्लस समझ आता है। बेटा मैं लिख दूंगा, लेकिन कैमरा ना ऐसा नहीं होता, मैं तुझे बताता हूँ। जब मैं लिखता हूँ तो कैमरा ऐसा हो जाता है बच्चे, ऐसा हो जाता है, क्योंकि नहीं मैं सर वो ऐसे। ठीक है सर, नेट भी ज्यादा लगता है फिर। हाँ वही बात है ना, क्यों लगाना है? मैं तो जब तुझसे बात कर रहा हूँ, देख मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने अपना इतना अपना खूबसूरत चेहरा दिखाया ना तुझे। अभी मैंने कैमरा ऑन कर दिया, इतना स्मार्ट हूँ मैं तो दिखा रहा हूँ मैं तुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं लिख रहा हूँ तब मैं कैमरा बंद कर दिया करूंगा, क्योंकि उससे इंटरनेट भी बचेगा हमारा और क्लास भी अच्छी होगी। ठीक है, तो कुछ पूछना है किसी को तो पूछो, वरना दैट्स वाज फॉर टुडे सेशन। रिवाइज कर लेना अच्छे से, अगली क्लास में मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। वो दोनों क्वेश्चन लूंगा जो मैंने ग्रेटेस्ट उसके दिए एब्सोल्यूट वैल्यू के, और एब्सोल्यूट वैल्यू में अभी काफी कुछ करना है। तो तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि रिवाइज कर लो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन के ग्राफ्स वगैरह और फ्रैक्शनल फंक्शन। तो इनको रिवाइज करके बैठना। वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे में जब भी क्लास होती है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे।
अगर तुम लोगों की अनुमति हो तो मैं बाय बाय करूंगा, कुछ को कुछ पूछना है तो पूछ लो पहले मुझसे। सर बोलो साहिल। सर हर दिन क्या एक एक क्लास होगी या फिर 2 इकट्ठी होगी या? बच्चे देख, ऑनलाइन जब तक चलेगा तो अभी तो ऐसे ही चलेगा कि टीचर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेंगे। जब ऑफलाइन चलना शुरू होगा तो डेज जो है ना टीचर फिक्स कर लेते हैं नॉर्मली, कि मैं ट्यूसडे और फ्राइडे को आऊंगा। जैसे फिजिक्स वाले सर ट्यूसडे सैटरडे आ जाएंगे, वेडनेसडे वाले मैथ वेडनेसडे, केमिस्ट्री वाले वेडनेसडे संडे आ जाएंगे। तो बाकी जो 2 दिन बच जाएंगे उसमें मैं आ जाता हूँ मैथ वाला। तो नॉर्मली डेज वो होते हैं, लेकिन कोई हार्ड ऐसा वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो कोई टीचर नहीं आया किसी दिन तो दूसरा टीचर आ गया उस दिन, तो वो सब चलता रहता है। तो अभी तो क्लासेस जब तक ऑनलाइन में है बच्चों, क्योंकि अभी ना आपने बैच तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी दूसरा बैच भी चालू है। तो अभी ये वाला बैच मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन लगेंगे स्टेबलाइज होते होते, उसके बाद फिर रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और क्लासेस रोज होगी कि एक दिन में 2 हो जाएंगी, उसका कोई ऐसा स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं है। एक दिन में 2 क्लास भी हो सकती है और 2-3 दिन हो सकता है एक भी क्लास ना हो, तो इस टाइप का रहेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तुमको पहले से पता चल जाएगा तो तुम उसी हिसाब से अपना स्टडी का जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है वो बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो उसी हिसाब से। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा साहिल, किसी और को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज क्लास। मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ मीटिंग को, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो इन द ग्रुप जब वो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स एवरीबॉडी। थैंक यू सर।